गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और मेरी अर्जुनास कैसे हो? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सब चलेगा यार। ठीक है। हाँ, बहुत दिनों बाद आज 4 बजे की क्लास। और क्या। हाँ, आज मैंने सोचा कि यार शाम के बदले सुबह पढ़ाया जाए, आज फिजिक्स पढ़ते हैं। क्या? आज फिजिक्स पढ़ लेते हैं। नहीं, केमिस्ट्री देखते हैं। आज केमिस्ट्री में बहुत शानदार शानदार सी चीजें आने वाली है, ध्यान सुनना। और पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही है। आज ब्लॉग नंबर 5 चैप्टर एंड। ब्लॉग नंबर 5 चैप्टर एंड। ऐसा चैप्टर मजेदार होता था ना, 10th क्लास में यही तो होता था, 4 दिन में एक चैप्टर करते थे और खुश रहते थे। हाँ, टीचर भी खुश, तुम भी खुश, दोनों खुश रहते थे। ये 11th 12th में साइंस ले लिया, चैप्टर ही खत्म नहीं हो रहा, एक एक महीने चैप्टर चल रहा है। थर्मोडायनेमिक्स 10 लेक्चर, ये वो 5 लेक्चर। ये चैप्टर सबसे बढ़िया था, 10th वाला, एकदम 10th वाला मजेदार चैप्टर। 4 दिन में चैप्टर खत्म। निकालना क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। करना क्या है? बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर। खुश रहे। और क्या। ठीक है। नहीं भैया, आज कोई फ्रेश स्टार्ट नहीं कर सकता, मैं सच बता रहा हूं, कोई भी आज फ्रेश स्टार्ट नहीं कर सकता। ये गलती मत करना, फ्रेश स्टार्ट नहीं करना है। आयुध सर के बाल आज हटा दिए हमने। हम आयुध सर ही तो है, पहचान नहीं पा रहे हो? हाँ। हेलो बच्चा, पार्टी कैसा है रे? हाँ, मजा माँ, यही करना चाहता है तो। ठीक है, चलो। तो भैया, ये चैप्टर बहुत प्यारा सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, बैलेंसिंग। और इस चैप्टर में अच्छी बात क्या है, जहां पर ये छोड़ेगा ना आज ये चैप्टर, वहां से 2-3 चीजें स्टार्ट होंगी। अब वहां से 2-3 चीजें स्टार्ट होंगी, तो इसीलिए ये चैप्टर का। नहीं नहीं, एकदम फ्रेश स्टार्ट नहीं होगा। फ्रेश स्टार्ट अगर करना है किसी को, भैया सच बता रहे, एक लास्ट टाइम 11th क्लास में, एक लास्ट टाइम अगर किसी चैप्टर को या किसी दोस्त को तुम सजेशन देना चाहते हो, तो उसको बोल सकते हो भैया कल से आ जाना। जैसे होता ना, ओ स्त्री कल आना, वैसे ही ओ भाई तू कल आ जाना। कल से वहां पर एकदम कोशिश करेंगे थोड़ा फ्रेश स्टार्ट करने की, लेकिन तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। 4 दिन के बाद तो फिर से वही रंगत दिखाएगा। कल तो मजा आएगा, कल नया चैप्टर स्टार्ट होता है ना। नए चैप्टर में क्या लगता है, हाँ आज से बैकलॉग नहीं करेंगे, आज से सारा क्वेश्चन करेंगे। अब कल होमवर्क भी नहीं मिलेगा, जैसे ही अगले मंडे को पहुंचेंगे, सर ये हो गया था क्या, रिवाइज करना था। अच्छा, रिवाइज करना भी तो अपना ही काम है यार। हाँ, रिवाइज करना भी तो अपना ही काम है। इक्विलिब्रियम कल से स्टार्ट करेंगे, चलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत डिफिकल्ट चीजें हैं। हाँ, बहुत डिफिकल्ट चीजें हैं, तो ध्यान सुनिएगा, बहुत डिफिकल्ट। एक बोल रहा है बेसिक से पढ़ाई, बेसिक मीडियम से पढ़ा दिया भाई तुझे, अब बेसिक से लगा हुआ है तो अभी तक। बेसिक तो बहुत छोटी सी बात है, कल हमने बेसिक मीडियम एसिडिक मीडियम में बैलेंस सिखा दिया यार। बेसिक मीडियम में कैसे हाथ पैर मारते सब बता दिया गया है। कल हमने अब एक नॉर्मल रिएक्शन को और रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंसिंग सिखा दी है। रेडॉक्स रिएक्शन, अगर पूरा चैप्टर देखोगे, पूरा चैप्टर देखोगे, ध्यान सुनना, पूरे चैप्टर को देखो तो रेडॉक्स रिएक्शन में कुछ करना था क्या? कुछ भी नहीं करना था। क्या था सर? पहला काम ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। अरे भाई, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, इसके रूल्स निकाल दिए। फिर क्या था कि सर इसका एप्लीकेशन बता दो, एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स हो गया कि सर एप्लीकेशंस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का एप्लीकेशन में सर कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट, कैसे लोग होते, ये पता चल गया। फिर तीसरा क्या हुआ, तो सर यहां पर अब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आए थे। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। याद करो, रेडॉक्स रिएक्शन की टाइप में एक स्पेशल टाइप था जिसका नाम था, ध्यान सुनना अपना, ध्यान सुनना। रेडॉक्स रिएक्शन का स्पेशल टाइप था डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, उसका अपोजिट कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। याद आ रहा है? जिसकी बैलेंसिंग कल बहुत खतरनाक रूल्स बताई गई थी, जिसकी बैलेंसिंग याद है कितनी खतरनाक रूल्स के साथ सिखाई गई थी कि अगर आप उसको डिस्प्रपोर्शनेशन को करने जाएंगे तो उसको कैसे बैलेंस करते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या चीजें, हाँ कितना मिर्च टमाटर हल्दी कितना लेके बैठना पड़ता है। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन हमने कर लिया है। लास्ट क्लास में यहां तक हमने फिनिश कर लिया था बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। आज इसका एप्लीकेशन पार्ट, और एप्लीकेशन पार्ट में मेरे से पूछोगे तो ऑलरेडी आपको बहुत कुछ आता है, बस थोड़ी थोड़ी चीजें मुझे बतानी है। सर बैलेंसिंग ये देख लो,
जहां पर ये चैप्टर एंड करूंगा वहां से अगले चैप्टर के एंड पे मिलेंगे हम लोग, ध्यान सुनिएगा। डीपीपी बेटा, डीपीपी का आज सॉल्यूशन, कल सॉल्यूशन सारे आ जाएंगे 2, 3, 4। मैं अभी क्लास के बाद आज मतलब लकली ठीक है शाम को अभी क्लास नहीं है, तो मैं तुम्हारी क्लास एंड करूंगा, तुम फिजिक्स की क्लास शुरू करोगे, मैं डीपी का सॉल्यूशन शुरू करूंगा, ठीक है? तो कल तक मिल जाएगा। हर सत्संग बेटा आप बोल सकते हैं। एप्लीकेशन में क्या है बताता हूं। एप्लीकेशन में अब एक बात बताओ, एप्लीकेशन में ऑलरेडी कल भी बताया था। एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन सर नॉर्मलिटी याद है? नॉर्मलिटी मैंने बोला भी था रिवाइज करके आना, आज पूछूंगा सर नॉर्मलिटी देख लो। सर दूसरा एप्लीकेशन क्या है? तो सर दूसरा एप्लीकेशन इक्विवेलेंट मास, ये भी मैंने मूल कॉन्सेप्ट में आपको बताया था, मूल कॉन्सेप्ट में आपको बताया था इक्विवेलेंट मास। नॉर्मलिटी हो गया, इक्विवेलेंट मास हो गया, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। अब कोई बोले सर ये क्या है, बस ये रहा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। कोई बोलेगा सर ऑलरेडी बहुत प्यारा सा टॉपिक है। अब यहां पर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हो गया, टाइट्रेशन हो गया, और टाइट्रेशन जो होगा अगले चैप्टर में अच्छे से आएगा। एंड द लास्ट वन क्या नाम था टाइट्रेशन के बाद, अबे क्या नाम था इसका, हाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये देख लो सर, पहले 3 लोगों को हमने पहले कर लिया है। देखो सर आज क्या करेंगे, आज एप्लीकेशन सीखेंगे, क्या होता है एप्लीकेशन में। ये 3 पहले कर रखा है मूल कॉन्सेप्ट में, ये हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत अच्छे से करेंगे। आज जान जाएंगे क्या क्या होता है, लेकिन हाँ आयनिक इक्विलिब्रियम में और अच्छे से करेंगे। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में क्लास 12th में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर क्लास 12th में हम लोग करेंगे। देख लो हो जाएगा, तो शुरू करें। और क्या देख लेना, रिवीज, बस यही है, बेसिक चीजें, कुछ और करना ही नहीं। चलो एक काम करो, कल बैलेंसिंग सीखा था, आज बैलेंसिंग का 1-2 क्वेश्चन कर लो। बैलेंसिंग का 1-2 क्वेश्चन कर लो। क्या होता है कल याद करो। ये देखना कौन सा रिएक्शन बैलेंस्ड रिएक्शन है। अब 9-10th वाले हिसाब से मत सोचना, जिसको बैलेंसिंग एक लाइन की आती है उसके लिए मैं लिख देता हूं, ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। देखते हैं कितने लोग एक लाइन में बैलेंस करके इसका आंसर दे सकते हैं। क्या होगा, इसकी बैलेंसिंग करनी है, MnO4 माइनस है और प्लस बिस्मथ +3 है। चलो इसकी बैलेंसिंग करके दिखाओ, 1.5 मिनट देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। एसिडिक मीडियम है, बैलेंसिंग करो। अब ऐसे नहीं कि एटम बैलेंस करके चेक कर रहे हैं, आप बैलेंस करो, इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। कितना आएगा? अबे अपना आंसर गलत है, दूसरे का भी आंसर। प्लीज चैट सेक्शन को देख के आंसर मत दो, क्योंकि चैट सेक्शन में भैया कहानी कुछ और चल रही है। क्या आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? एसिडिक मीडियम है, कैसे बैलेंस करेंगे? सर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। नहीं बेटा, रेडॉक्स में अगर पीछे का बैकलॉग है आज कुछ नहीं समझ में आएगा, सच बता रहा हूं। आज की क्लास उन लोगों के लिए है जिनका मूल कॉन्सेप्ट अच्छा है, जो मूल कॉन्सेप्ट में नॉर्मलिटी रिवाइज करके आए। अदरवाइज बेटा कल से कर लेंगे ना, कल से एकदम फ्रेश स्टार्ट करेंगे, क्यों टेंशन लेना है। कल से एकदम फ्रेश स्टार्ट, कुछ नहीं पूछूंगा रेडॉक्स का, कल एकदम आराम से चलो। ये देख लो बिस्मथ है यहां पर +5 में है। सर डिक्रीज कितने का हो रहा है? सर 2 का। मैग्नीज +7 से +5 जा रहा है, +2 से +5। इंक्रीज कितने का हो रहा है? 5 का। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? सर इसको 5 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? इसको किससे? सर ये 2 से। तो मैग्नीज के आगे क्या लगना चाहिए? 2 लगना चाहिए, और ये 5 लगना चाहिए। एक ही ऑप्शन है, एक लाइन में खत्म। आंसर क्या आ जाएगा? इतना टाइम देना ही नहीं है। कोई बोले आगे का बैलेंस करो, मेरी मर्जी, मेरा मन नहीं कर रहा बैलेंस करने का। आगे का भी कर सकता हूं, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा। हमारी मर्जी, हम अपने हिसाब से जिएंगे। इसको 2 से, मैग्नीज के आगे 2 लगना चाहिए, एक ऑप्शन। बिस्मथ के आगे 5 लगना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। बाकी मर्जी है, आगे की बैलेंसिंग करना चाहिए। सी, ये वाला जो था ना, इस शुरुआत में किसी ने कमेंट किया सी,
सब सी लगे पड़े हैं। हाँ, शुरुआत में कोई बोलता है ना, एक कभी कभी कुछ क्वेश्चन होता है सर 1 सेकंड में किसका आंसर आता है, तुक्के मारने वाले का भाई। शुरुआत में किसी ने सी टिक मारा, सबने सी, देखो सी का परसेंटेज बढ़ा दिया, क्योंकि तुम्हें वो बेवकूफ बनाना चाहता है, तुम्हें वो बेवकूफ बनाना चाहता है, तुम बन गए। एक बार ए भैया देखो इसमें क्या करना है। कल एक बात बताओ, कल इतना चिल्ला चिल्ला के हमने बात करी, क्या बात करी सर, ये -1 है, इधर +2, ये कितना हो गया 2 टाइम्स, ये कितना हो गया, मैं इधर लिख देता हूं ना, 5 टाइम्स बिस्मथ O3 माइनस 2 टाइम्स Mn+2। अब बाकी तो एक लाइन में बैलेंस करना सिखाया गया है, अब इसको आप नहीं कर पाए, इसका मतलब प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चल रही है। आज का डीपीपी मैंने फिर से वही दिया हुआ है, 5 बिस्मथ +3। देख लो, ये देखना, -5 + 4 कितना हो गया सर, इसका चार्ज -1 हो गया सर, ये -2 और प्लस कितना हो गया 15 + 13 हो गया। क्या करूंगा इधर मैं, कितना H+ ऐड कर दूं सर, +14 H+ ऐड कर दूं क्या, 14 H+ ऐड कर दूंगा, 14 H+ ऐड करूंगा, +14 +13 आ गया, चार्ज बराबर हो गया। और अब हाइड्रोजन देख लो कितना हो जाएगा, 7H2 हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर यही आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा आराम से, थोड़ा आराम से, ठीक है ना, दूसरे को देख के नहीं कर देना है। अब देखो, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ CO2 एंड H2O, बैलेंसिंग का क्वेश्चन कितना खतरनाक आ सकता है, कैसे निकलेगा। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो। अब इस क्वेश्चन में भैया कोई रेडॉक्स वाला दिमाग मत लगाना, बस मजे लेने के लिए मैंने दिया है इस रिएक्शन को, इसमें रेडॉक्स है भी नहीं, ये तो बस मजे ले रहा है। अब तो ये 10th क्लास वाली रिएक्शन का मजे ले रहा है। ये बोल रहा है CO2 और H2O का कोफिशिएंट बताओ। इसमें कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं बोलेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन बोले, आप ऐसे ही बैलेंस कर सकते हैं। कंबसन हो रहा है, इथेन गैस का कंबसन हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि हमेशा एकदम लगे पड़े हर एक जगह। अब सर ऐसी हालत हो गई कि हर एक नॉर्मल रिएक्शन में भी रेडॉक्स देख रहे हैं कि सर आपको पता है H2 + O2 गिव्स H2O, इसमें रेडॉक्स ले। भाई हर एक जगह नहीं लगाना, जहां नॉर्मल मॉलिक्यूलर रिएक्शन है वहां पर मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट लगाओ। अब यहां पर बैलेंस करने चलोगे इस रिएक्शन को, तो भैया इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, यहां पर 2CO2 करोगे और यहां पर 3H2O करोगे, 2CO2 3H2O, यहां पर 7/2 आ जाएगा। ये रिएक्शन लिखना हमने सीखा था। इस रिएक्शन की इंथैल्पी को देखना बेटा, अब मजेदार चीज दिख रही है कि नहीं, कंबशन इंथैल्पी ऑफ C2H6 बोल सकते थे सर, फ्रैक्शन में अलाउड नहीं है, तो फ्रैक्शन में अलाउड नहीं है तो एक काम करो, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो तो अभी भी वही आएगा, रेशियो तो वही अभी भी वही आएगा सर। ये क्या हो जाएगा 6H2O, रेशियो अभी भी कितना आएगा, वही आएगा। तो ये तो बस मजे के लिए है। क्या आंसर आ जाएगा 2:3 CO2 अपॉन H2O, CO2 अपॉन H2O, कितना रेशियो आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, और क्या याद रखना, हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखना, ये क्या है सर। मैं चाहता हूं आप लोग बैलेंसिंग का एग्जांपल देखिए, आराम से दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन में, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा। क्या होगा, कितना होगा सर, इस केस में क्या करना है। अरे नहीं भाई, मैं शांति से बैठा था, लैग नहीं हो रहा यार, मैं इधर शांति से खड़ा था, मैंने कहा भाई दिमाग लगा लो, कितना होगा सर। एक बात बताओ,
आयरन का क्या हो रहा है ये देखना एक बार, सिंपल चीज है, यहां पर डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज कितने का हो रहा है? 2 का। अगर रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए तो यहां पर मुझे लगता है इंक्रीज कितने का होना चाहिए? इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर कितने का होना चाहिए? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 का। सर एक आयरन में 1 का, 2 आयरन में 2 का, तो यहां पर इंक्रीज कितने का होना चाहिए? 3 का। कितना हो जाएगा? Sn+4 हो जाएगा क्या? Sn+4 हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा? Sn+4 हो जाएगा। सर इंक्रीज कितने का? सर 10 कितना है भैया? डिक्रीज 2 का, इंक्रीज कितने का? कोई बोल रहा है 10 के आगे 2 लगा दो, कैसे भैया? ऑलरेडी दिया हुआ है। आपका आंसर क्या आएगा? बी। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। बेटा अच्छे क्वेश्चन है, इसीलिए बोला थोड़ा सा आराम से, इत्मीनान से। इसका डिक्रीज दिख रहा है 2 का, तो इसका इंक्रीज कितने का होगा? 2 का। अब यहां पर बोले कोई सर 2 एटम ले लो, नहीं भैया ऐसे अपने आप से थोड़ा, यहां 2 दिया था तो 2 एटम लिया, यहां एक ही एटम है तो एक ही एटम लेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक। हो जाएगा? श्योर हो? तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं आज का। हाँ तो बेटा अब थोड़ी सी खतरनाक चीजें आ रही हैं, आई होप हाँ जो पढ़ के आए उनको मजा आएगा, जो नहीं पढ़ के आए बेटा तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। एप्लीकेशंस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, जो तुमने कांड किया है रेडॉक्स रिएक्शन में उसी को अप्लाई करना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज ध्यान सुनिएगा, इक्विवेलेंट मास की बात करते हैं। इक्विवेलेंट मास की बात करते हैं। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? ध्यान सुनिएगा, इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड व्हाट इज दिस इक्विवेलेंट मास? दैट इज नथिंग मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। इक्विवेलेंट मास क्या होता था? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ई इज इक्वल्स टू नथिंग मोलर मास अपॉन एम फैक्टर। कैपिटल से एम से इसको रिप्रेजेंट करते थे और इसको एन फैक्टर लिखेंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, ये इक्विवेलेंट मास मोलर मास से शुरू करते थे। ध्यान सुनना अपने पास, हो जाएगा। चलो तो इक्विवेलेंट मास मोलर मास अपॉन एन फैक्टर हो जाएगा। मुझे ये बात मुझे मूल कॉन्सेप्ट में बताई गई थी। अब मैंने एन फैक्टर के लिए क्या करना है? ध्यान सुनना, एन फैक्टर के लिए क्या करना था? एन फैक्टर के लिए ध्यान सुनना, एन फैक्टर क्या होता है? तो हर एक आदमी के लिए अलग अलग एन फैक्टर था। याद करना, एन फैक्टर हमने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग निकाला था। जैसे पहली चीज मैंने एटम के केस में बताया था, एटम के केस में उनकी क्या हो जाती है? वैलेंसी हो जाती है। एटम के केस में उनकी वैलेंसी हो जाती है। सेकंड वन, अगर कोई आयन है तो उसके केस में उसका चार्ज हो जाता है, उसके केस में उसका चार्ज हो जाता है। और फिर हमने एसिड्स का केस डिस्कस किया था। एसिड्स के केस में कितना उनकी बेसिसिटी कितनी है, उनकी बेसिसिटी कितनी है, या फिर नंबर ऑफ H+ आयन कितना वो लूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ H+ आयन लॉस्ट, ये देखते हैं। नंबर ऑफ H+ आयन वो देखते थे। बेसिस के केस में देखेंगे तो ये क्या होता था? एसिडिटी होती थी, और एसिडिटी का मतलब नंबर ऑफ OH- आयन लॉस्ट, OH- आयन लॉस्ट। और अगर मैं बात करूं लास्ट वन, तो हमने सॉल्ट के केस में भी देखा था, ये सब हमने वहां पर देखा था, चार्ज ऑन कटायन और एनायन। ये कहानी हमने वहां पर कर ली हुई है, तो ये मुझे ज्यादा अब रिपीट नहीं करना है इसके बारे में। ये ऑलरेडी हमने कहा डिस्कस किया है, ऑलरेडी डन इन। ध्यान सुनिएगा, ये कहा किया है? देखो ऐसे एनसीईआरटी लिखता है ना, वैसे ही मैं लिख देता हूं, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन। बेइज्जती टाइप फील हो रही है? डिस्कस्ड इन नहीं याद आ रहा? बहुत बढ़िया बेटा, मैंने बोला ना आज की क्लास सबके लिए नहीं है। ऑलरेडी डिस्कस्ड इन मूल कॉन्सेप्ट। और जहां तक मुझे याद है लेक्चर नंबर, ब्लॉग नंबर कितना था? 17 था ना, 16, 16 और 17 में होगा। 16 और 17 में मैंने ये डिस्कस कर लिया था, आपको वहां पर ये डिस्कशन किया गया था, मूल कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया गया था। कोई पूछेगा तो भैया आप तुमसे कोई पूछ दे कि सर एक बात बताइए, FeCl3 है, इसका इक्विवेलेंट मास बताइए, इसका एन फैक्टर बताइए। FeCl3 सॉल्ट है, ये कैसे टूटेगा? आयरन पे या तो +3 होगा या फिर 3Cl- होगा। सर या तो चार्ज, एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका? 3। इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा? मोलर मास बाई 3। कैसे पता चला? कटायन का चार्ज ले लो या एनायन का चार्ज ले लो, कटायन का चार्ज ले लो या फिर एनायन का चार्ज ले लो। बेटा बस याद दिला रहा हूं और कुछ नहीं, जो लोग रिवाइज नहीं करके आए बस बता रहा हूं। अभी बस रेडॉक्स का यूज बताने वाला हूं, उसमें
इसमें एक दो नए फैक्टर्स ऐड होंगे, वो कौन से बताता हूं, याद करो। अब कोई बोल दे कि सर ऑक्सीजन का केस दिया हुआ है, ऑक्सीजन एटम दिया हुआ है, ऑक्सीजन एटम का एन फैक्टर कितना हो जाएगा, सर ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है -2, तो एन फैक्टर कितना हो गया 2, इक्विवेलेंट मास कितना हो गया मोलर मास बाई 2, सर 8 आ गया। कोई पूछ दे, ध्यान सुनना, अगर कोई पूछ दे H2SO4 है, H2SO4 का एन फैक्टर बताओ, चलो बताओ जल्दी, H2SO4 का एन फैक्टर कितना होगा, इक्विवेलेंट मास कितना होगा, इक्विवेलेंट मास कितना होगा, कितना हो जाएगा, नहीं बेटा मॉड लगा हुआ है, ये मॉड है यार, बेसिक मैथ मॉड लगा हुआ है, -2 नहीं लिख देते, मास निगेटिव थोड़ी ना आ जाएगा भाई, एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2, इसका मोलर मास डिवाइड बाई 2, 98/2, जो भी मोलर मास हो निकाल दो। तो सर एसिड हो बेस हो, अब कोई बोल दे आयरन +2 है, आयरन +2 है, आयरन +2 क्या हो जाएगा, आयरन +2, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2, इक्विवेलेंट मास कितना हो गया मोलर मास बाई 2, इक्विवेलेंट मास कितना हो गया मोलर मास बाई 2, निकाल दो। अब ये चीजें हमने कहां पे करी थी, लेक्चर मूल कॉन्सेप्ट लेक्चर 16 एंड 17 वहां किया था। अब हम इसको यहां क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें 3 चीजें और मिली। अब हम यहां पर एन फैक्टर कैलकुलेशन जब करेंगे तो एन फैक्टर देखोगे, तो अब हम लोग एन फैक्टर निकालेंगे। अब देखना हम लोग एन फैक्टर किसके केस में निकालते हैं, थोड़ा सा एन फैक्टर देखिएगा। अगर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन के केस में एन फैक्टर जो होता है वो किसके बराबर होता है भैया, वो पिछले, ये ध्यान सुनना भाई, अचानक से याद आ रहा है सर, अचानक से मत याद करो भाई, ये सब अपने क्लास में किया हुआ, डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये सब क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। मूल कॉन्सेप्ट जब एकदम नए नए आए थे, जब लग रहा था कि बस साइंस हमारा इंतजार कर रही है, अब उल्टा लगता है, हाँ तब ये हमने बातें डिस्कस करी थी। ठीक है, हमने ऑक्सीडेशन में एन फैक्टर किसको बोलते हैं, तो ध्यान सुनना, ऑक्सीडेशन में एन फैक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और डिक्रीज सॉरी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसका क्या हो जाता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज मतलब, ध्यान सुनिएगा, अगर कहीं पर जैसे मैं बोल दूं कि जिंक है, जिंक Zn+2 कर रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, कोई पूछ दे जिंक का एन फैक्टर, तो एन फैक्टर जिंक का कितना आ जाएगा सर 2। कोई पूछे इस रिएक्शन में इक्विवेलेंट मास बताओ जिंक का, तो कितना हो जाएगा मोलर मास अपॉन 2, ये लिख सकते हैं। अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो सर उसके केस में एन फैक्टर कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, या फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर कोई बोल दे कि नहीं सर मेरा तो सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, मेरा तो सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन के केस में सर, रिडक्शन के केस में नंबर ऑफ, रिडक्शन के केस में क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, या फिर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देख लो, अगर कहीं ऐसा लिखा जा रहा है कि सर मेरा रिडक्शन हो रहा है, अब देखना, अब चलो ये देख लो, कहीं पर देख मोलर मास जो होता है ना वो सेम होता है, MnO4- है, ध्यान सुनना, यहां पर मैग्नीज पे कितना है +7, ध्यान से देखना। अगर एसिडिक मीडियम में देखोगे ना, तो एसिडिक मीडियम में MnO4-, ध्यान सुनना, MnO4- एसिडिक मीडियम में Mn+2 में कन्वर्ट होता है। बताओगे इस केस में इसका इक्विवेलेंट मास और इस केस में इसका एन फैक्टर किसके बराबर होगा, एन फैक्टर और इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होगा, चलो बताओ, MnO4- किसके बराबर हो। हाँ बेटा ये लेक्चर ऑब्वियस है, इसमें सच बताओ जिसके स्कूल में बैलेंसिंग तक पढ़ाया जाता है, आपका ये लेक्चर आपके काम का नहीं है। हम नीट के लिए पढ़ रहे हैं, हमें अगले साल भी शायद एक ही चीज पढ़नी है, हाँ तो हमें अगले साल भी ये चीज पढ़नी पड़ेगी। यहां पर देख लो सर, +7 से +2 में जा रहे हैं, +7 से +2 में जा रहे, कितने का डिक्रीज हो रहा है, 5 का डिक्रीज हो रहा है। इक्विवेलेंट मास बोलेगा तो मोलर मास अपॉन 5 लिख दूं, इक्विवेलेंट मास बोलेगा मोलर मास अपॉन 5 लिख दूंगा, कितने का चेंज हो रहा है, +7 से +2 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितने का चेंज हो रहा है, 5 से। अगर अब यहीं पर MnO4-, ध्यान सुनना अपने पास, अगर थोड़ा सा स्लाइटली बेसिक मीडियम,
अगर स्लाइटली बेसिक मीडियम या फिर हम बोल दें कि न्यूट्रल में जाएं तो न्यूट्रल में पता है क्या हो जाता है, MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। इस केस में n फैक्टर बता सकते हो, इस केस में n फैक्टर बता सकते हो, इस केस में इक्विवेलेंट मास बता सकते हो। याद करो, इस केस में n फैक्टर और इस केस में इक्विवेलेंट मास। अगर एसिडिक मीडियम में 5 का चेंज तो बेसिक मीडियम में भैया कितने का चेंज हो रहा है, एन फैक्टर कितने का होगा जल्दी बताओ। +7 से +4 जा रहा है सर, कितने का एन फैक्टर, सर 3 का चेंज आ रहा है सर। इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मोलर मास बाई 3, मोलर मास बाई 3। देखो कंपाउंड एक ही है लेकिन इक्विवेलेंट मास अलग अलग आ रहा है, इक्विवेलेंट मास अलग अलग आ रहा है। कैसे सर, ऑब्वियस। अब ये रिएक्शन कोई बोले सर कैसे रटे, अभी बेटा आपको ये सब रिएक्शन अभी नहीं रटनी है। आप जब 12th क्लास में डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ोगे तो ये पूरी रिएक्शन आपको करवाई जाएगी, आप वहां पर आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम है, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम या बेसिक मीडियम है, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन है या बेसिक मीडियम है, तो उस केस में पता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है। चलो अब बताओ, इस केस में एन फैक्टर बताओ, इस केस का एन फैक्टर बताओ और इस केस का इक्विवेलेंट मास बताओ। सर रिडक्शन ही हो रहा है, तीनों केस में रिडक्शन ही कर रहा है सर। +7 से +2, +7 से +4, +7 से सर कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, किधर को जा रहा है। इसमें देखोगे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +6 हो गया। कितना हो गया, +6 हो गया। कितना हो गया, +6 हो गया सर। 7 से +6 गया, इक्विवेलेंट मास मोलर मास बाई 1, ये कितना हो गया 1। KMnO4 बेटा, KMnO4 ऑब्वियस एग्जाम हॉल में मैग्नीज आयन नहीं दिया जाता है, वो जानबूझ के पोटेशियम पर मैग्नेट दे देगा, KMnO4 दे देगा, KMnO4 दे देगा। देख लो अलग अलग सब में रिडक्शन ही हो रहा है, सब में रिडक्शन हो रहा है। अलग अलग जगह पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, यही हो रहा है पक्का। तो कोई पूछे मोलर मास चेंज नहीं होता, मोलर मास सेम रहता है। इक्विवेलेंट मास किस पे डिपेंड करता है, इक्विवेलेंट मास किस पे डिपेंड करता है, एन फैक्टर पे। अलग अलग मीडियम अलग अलग जगह पे ये चेंज होता रहेगा, श्योर हो। हाँ कैसे, अब ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने में टाइम लग रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर भैया 4 दिन हो गए, पिछले हफ्ते सिखाया था, आज तीसरा दिन इधर इस हफ्ते हो गया। अभी भी बुरा ना लगाओ तो जाओ बुरा लगो, हाँ लगा के ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीखो भैया, DPP दिया था उसके ऊपर। ये क्या है सर, अब बोला +7 कैसे आया, अरे मुझे दिख थोड़ी ना रहा था भाई। कैसे कैसे लोग हैं भाई हमारे, कितने तेजस्वी लोग हैं। बोल रहा +7, ये +7 तो निकालूंगा ना ऑक्सीडेशन नंबर, और क्या +7 मैं निकाल रहा हूं। बोला कैसे आ गया, अरे भाई मैं निकाल, तू क्या हर एक दिन ऐसे करें, x बेटा इसका x लेंगे और दैट विल बी 4 × -2 एंड ओवरऑल चार्ज इज -1, तो x -8 इज इक्वल्स टू -1। तो बेटा अब आया सर +7, अच्छा मैग्नीज पे +7 होगा। बेटा ये चीज तो आप बार बार कर रहे हो ना, तो अब इसको बार बार नहीं लिखूंगा मैं +7 से +2 गया, +7 से +4 गया, +7 से +6 गया, तीनों के केस में रिडक्शन हो रहा है। अब अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, हो जाएगा पक्का। अब कहीं पर रेडॉक्स रिएक्शन आ गई, कहीं पर रेडॉक्स रिएक्शन आ गई। देखो अकेला इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, अकेला इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर कहीं रेडॉक्स रिएक्शन, सर ऑक्सीडेशन अलग रिडक्शन अलग, कहीं पर ऐसा पूछ दिया जाए कि सर नहीं सर रेडॉक्स रिएक्शन में बताइए, रेडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर बताइए, तो एन फैक्टर पता है क्या होता है। याद रखिएगा रेडॉक्स रिएक्शन में कभी भी एन फैक्टर लेने जाएंगे तो वो क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। और जब बैलेंस्ड है, अगर आपका रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो उस केस में एन फैक्टर पता है क्या होगा, एन फैक्टर पता है क्या होगा सर। उस केस में एन फैक्टर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या फिर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, किसी एक को पकड़ लो, किसी एक को पकड़ लो, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये पूरे रिएक्शन का एन फैक्टर आ जाएगा। सर आपको कैसे पता चला, याद करो जब बैलेंसिंग होती है तो दोनों बराबर होते हैं, बैलेंसिंग होती है तो दोनों बराबर होते हैं, याद है एन फैक्टर आज ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन का और रेडॉक्स रिएक्शन। अगर ऑक्सीडेशन अकेला हो रहा है सिर्फ इंक्रीज देखो, रिडक्शन हो रहा है सिर्फ डिक्रीज देखो, लेकिन अगर कोई रेडॉक्स रिएक्शन है तो उस केस में इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए हम ऐसा देखेंगे, हो जाएगा। ये देखना दोनों बराबर ही है, किसी एक को ले लेंगे। अब जैसे कोई देखो, अब ये रिएक्शन है, याद है जिंक आया, कॉपर को लात मार के अलग कर दिया, जिंक +2 कॉपर बना दिया। अगर कोई तुमसे पूछ दे
अगर तुमसे कोई पूछ दे कि सर नहीं इस रिएक्शन का एन फैक्टर बताइए, इस रिएक्शन का एन फैक्टर बताइए, इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का आगे पीछे एन फैक्टर, कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन हो रहे, क्या होगा सर? अच्छी बात क्या है कि यहां दोनों ही बैलेंस्ड हैं, ये दोनों ही बैलेंस्ड हैं। जिंक के लिए एन फैक्टर कितना हो गया सर 2, कॉपर के लिए एन फैक्टर कितना हो गया 2, सर नॉर्मल आ गया, एन फैक्टर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही अपने पास एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान सुनिएगा, अगर मैं ऐसा रिएक्शन लिख देता हूं, पहले तो इसको बैलेंस कीजिए और इसका एन फैक्टर निकालिए, पहले इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए फिर इसका एन फैक्टर बताइए, पूरे रिएक्शन का एन फैक्टर बताइए, इस पूरे रेडॉक्स रिएक्शन का एन फैक्टर, कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां लूज हो रहे हैं या गेन हो रहे हैं, कैसा होगा, कैसा होगा पूरे रिएक्शन में? ऑब्वियस है एन फैक्टर बेटा। कैसे आया देख लो, बस यही है। अब जितना भी तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, जितना भी तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, अब तुमसे एन फैक्टर में 3 नई चीजें ऐड करने के लिए एन फैक्टर बताया गया। अब इक्विवेलेंट मास, मोलर मास करवाते रहेंगे तुमसे, इक्विवेलेंट मास, मोलर मास करवाते रहेंगे। क्या होगा सर, क्या करेंगे? अब यहां पर पहले तो चार्ज बैलेंस करेंगे, चार्ज कितना है +3 +2, तो यहां पर 3 कर, सॉरी यहां पर 2 कर दिया, यहां पर 3 कर दिया। अगर 3 मैग्नीशियम के एटम है तो 3 इधर और यहां पर 2 होंगे। अब तुम चाहे इंक्रीज देखो चाहे डिक्रीज देखो, पूरे रिएक्शन में कोई पूछेगा तो पूरे रिएक्शन में कितने का चेंज हो रहा है सर? 6 का चेंज हो रहा है। कहीं से कैलकुलेट कर लो, किसी से कैलकुलेट कर लो, किसी का भी चेक कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पूरे रिएक्शन, अगर रेडॉक्स रिएक्शन दिया है तो आप अलग अलग फिर नहीं कैलकुलेट करेंगे पूरे का, क्योंकि ऑब्वियस है रेडॉक्स रिएक्शन हमेशा क्या होना चाहिए? बैलेंस। बोला अकेला क्यों नहीं कर भाई, फिर फायदा क्या हुआ? एक बात बता, फिर मैं अलग अलग क्यों लिखवाया ये सब? अगर अकेला ऑक्सीडेशन होगा तो उसका एन फैक्टर अलग होगा, अकेला रिडक्शन होगा इसका एन फैक्टर अलग होगा। लेकिन अगर दो लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, अगर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है तो उस पूरे रिएक्शन का एक ही एन फैक्टर होगा, किसके बराबर? क्योंकि अगर बैलेंस नहीं करोगे तो भैया किसका बैलेंस नहीं करोगे तो क्या लॉजिक बनता है भाई? सबके लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 6। सबके लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 6। पक्का? डन? पता है? अब देख लो, ये देखो हमने ये 5 चीजें पहले से पढ़ी थी, बस याद दिलाई गई। आज हमने बस एक एक्स्ट्रा में ये चीज पढ़ ली कि अगर सिर्फ ऑक्सीडेशन दिया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो सर कितना लूज हुआ, अगर सिर्फ रिडक्शन दिया है कितना गेन हुआ, और रेडॉक्स रिएक्शन देखो, ऐसे निकाल दो, हो जाएगा। हाँ चलो, ये बैलेंसिंग बेटा चार्ज की बैलेंसिंग है। एटम के बाद पहले चार्ज बैलेंस किया फिर एटम बैलेंस किया, पहले चार्ज बैलेंस किया फिर एटम बैलेंस किया। सेकेंड एप्लीकेशन, इक्विवेलेंट, सॉरी इक्विवेलेंट कह रहा हूं, सेकेंड एप्लीकेशन नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी किसको बोलते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं, याद है ना? फर्स्ट क्या लिखा है? इक्विवेलेंट मास, ठीक। सेकंड नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या था याद करो, नॉर्मेलिटी क्या होती थी याद करना। अब क्योंकि यहां पर ध्यान सुनना अपने पास, नॉर्मेलिटी क्या होती है सर? नंबर ऑफ, याद करो इसको कैसे डिफाइन किया था, इट इज डिफाइंड एज, याद कीजिएगा, तुम्हारा सही है यार पूरा, मतलब सर आप ही रिवाइज कराइए, आप ही पढ़ाइए। ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ solute present in, gram equivalents of solute present in 1 liter of 1 liter or 1000 ml of solution। यही लिखते थे शायद, यहां पर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट था। नॉर्मेलिटी क्या होती थी? नॉर्मेलिटी को हम लोग एन से लिखते थे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किस में लिखा जाता था? लीटर्स में लिखा जाता था। यही था, याद है? ध्यान सुनना अपने पास, यही याद है। अब देखना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर के, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर के। तो देख लो अभी टाइट्रेशन में ये सब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। देख लो, इनडायरेक्ट वे में आपको रिवाइज कराया जा रहा है कि नॉर्मेलिटी इज नथिंग, नॉर्मेलिटी इज नथिंग, एन इज नथिंग, मोलारिटी, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर।
देख लेना, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। अगर किसी को लगता हो तो मैं पूरा भी लिख दूं क्या, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। याद आ रहा है कुछ बीते, हाँ कुछ याद आ रहे हो, कुछ याद आ रहे हो ये सब। नॉर्मलिटी इज नथिंग, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। जब टाइट्रेशन करने जाएंगे तो टाइट्रेशन में अब तुमसे कोई भी एन फैक्टर, मतलब कहीं भी कोई रिएक्शन है तो उसके हिसाब से, अगर मैं कहीं क्वेश्चन दे रहा हूं, याद करो मैं ऐसा लिख रहा हूं, ये रिएक्शन लिख रहा हूं, ध्यान सुनना। इस रिएक्शन को देखो, इससे बताओ मुझे H2SO4 का एन फैक्टर कितना है। इस रिएक्शन को देख के H2SO4 का एन फैक्टर बताओ, कितना H प्लस दे रहा है वो सामने वाला H2SO4, कितना H प्लस दे रहा है, मुझे बस इतना बताओ। इस रिएक्शन को देख के H2SO4 का एन फैक्टर बताओ जल्दी। H2SO4 का एन फैक्टर बताओ, कितना एन फैक्टर है, कितना H प्लस दे रहा है, कितना सर, कितना दे रहा है, एन फैक्टर 1। कैसे सर, H2SO4 में से एक ही H प्लस इधर गया, अब देख लो अभी एक हाइड्रोजन बाकी है, एन फैक्टर 1 है, एन फैक्टर 1 है। इस केस में अगर इस नॉर्मलिटी को देखो तो यहां नॉर्मलिटी और मोलारिटी क्या होगी, बराबर होगी। नॉर्मलिटी और मोलारिटी क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन ध्यान सुनना, अगर यही क्वेश्चन अगर मैं ऐसे दे देता, यही सेम क्वेश्चन ऐसे दे देता, अगर मैं ऐसे लिख देता, कितना हो जाएगा, Na2SO4 लिख देता हूं ना, ठीक है, HX हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ऐसे लिख देता, अब बताओ इस रिएक्शन में कितना होगा, इस रिएक्शन में कितना होगा, इस रिएक्शन में एन फैक्टर कितना होगा। अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, कितना होगा, कितना हो जाएगा एन फैक्टर 2। यहां पर इक्विवेलेंट मास, मोलर मास अपॉन 2, यहां पर नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी, मोलरिटी इनटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देख रहे हो सर, रिएक्शन बाय रिएक्शन डिफर कर रहा है, कंपाउंड एक ही है, यहां पर एक H प्लस दे रहा है, एन फैक्टर 1, यहां नॉर्मलिटी मोलरिटी बराबर, यहां नॉर्मलिटी मोलरिटी इंटू 2 हो जाएगी, निकाल दोगे, हो जाएगा, मोलरिटी नॉर्मलिटी निकाल दोगे। अब चलो आओ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पे आते हैं, लेकिन पहले रुको यार, एन फैक्टर पे बातें कर लेते हैं, एन फैक्टर पे बात कर लेते हैं, आ जाओ आ जाओ, निकालोगे, आराम से सोचना, एटम और उसका ध्यान रखना, देखते कितने लोगों बैलेंसिंग आती है। इक्विवेलेंट मास ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, इक्विवेलेंट मास ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। एन फैक्टर देखो कितने का चेंज आ रहा है, कितने का चेंज आ रहा है, जल्दी। नाइट्रोजन का एटम देख लेना बेटा, अगर इधर 2 एटम्स लोगे तो उधर भी 2 एटम होना चाहिए। हाँ मतलब कुछ लोगों को दिक्कत आती है ना, कितने का चेंज आएगा, जल्दी। कितना हो जाएगा सर, नाइट्रोजन पे 0 ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पर आएंगे -3 होगा। सर डिक्रीज कितने का दिख रहा है, इक्विवेलेंट मास कितना लिख दे, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। यहां पर जो लोग एटम बैलेंस नहीं करेंगे ना, 2 एटम इधर है तो भैया इधर भी 2 ही एटम पहुंचेगा। अगर आप इतना भूल जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सर मैं कह रहा हूं अगर रिएक्टेंट में एक होता ना तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इधर 2 है तो इधर। सर अगर आपसे कोई पूछ दे डिक्रीज कितने का हो रहा है, अगर आप 3 बोल रहे हैं, समझ जाइएगा कल मैंने बोला भी था पाप लगेगा। सर 3 नहीं होगा, 6 होगा। कैसे सर, आपको नाइट्रोजन के दोनों एटम को कंसिडर करना है। नाइट्रोजन का मास कितना होगा, 28/6 होगा। क्या होगा, 28/6 हो जाएगा, देख लो।
कल से, मतलब जब से बैलेंसिंग सिखा रहा हूं तब से बोल रहा हूं कि भैया दोनों, एक बात बताओ, रिएक्टेंट में 2 आइटम है तो उधर भी 2 ही आइटम पहुंचेंगे ना यार। तुम एक कैसे कर रहे हो, नाइट्रोजन का मास 28 ले रहे हो कि सर 2 आइटम है 28, और सर एन फैक्टर क्या ले रहे हो, 3 ले रहे हो, एन फैक्टर क्या ले रहे हो, 3 ले रहे हो। कैसे सर, 2 नाइट्रोजन के आइटम है, दोनों का चेंज निकालेंगे ना, और क्या, तुम दोनों का चेंज निकालो। अरे भाई हाँ, कल एकदम मजेदार क्लास होगी, कल वाले एकदम मजेदार, क्योंकि कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन में देखो, यहां एक ही नाइट्रोजन है, एक ही नाइट्रोजन है। चलो इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो। HNO3 को कन्वर्ट कर रहे NH3 में, इक्विवेलेंट मास ऑफ HNO3 बताओ कितने का चेंज आएगा। HNO3 को NH3 में कन्वर्ट कर रहे हैं, कितने का चेंज आएगा। जल्दी बेटा, क्वेश्चन नहीं लिखना है, जो लोग क्वेश्चन लिखने के चक्कर में पड़े, नहीं लिखना है। क्या होगा, कितना होगा। नाइट्रोजन यहां पर कितना है, +5 में है, नाइट्रोजन यहां पर कितना हो रहा है, -3। कितने का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है, +5 से -3। कितने का डिक्रीज हो रहा है सर, डिक्रीज 8 का हो रहा है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ HNO3 कितना होगा, मोलर मास ऑफ HNO3, मोलर मास ऑफ HNO3 डिवाइडेड बाई 8। सर कितना आ जाएगा, D इज द करेक्ट आंसर, D इज द करेक्ट आंसर। HNO3 में सर हाइड्रोजन +1, नाइट्रोजन +5, इधर आएंगे -3, कितने का डिक्रीज हो रहा है, 8 का। भाई साहब गजब, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने नहीं आ रहा, क्या करे, दुकान बंद कर दिया जाए, छोड़ो, क्या पढ़ोगे हाई फाई लेवल यार, ये सब आता नहीं है, सच बताए नहीं आता है, खत्म, कल ही खत्म हो चुका है। बस आज तो एक्स्ट्रा पढ़ रहे ये सब, इक्विवेलेंट मास, मोलर मास। हाँ मैग्नीज एक है, एक मैग्नीज में बोल रहा है, इक्विवेलेंट मास बोल रहा है कि मोलर मास का 2 होना चाहिए। बताओ तो मैग्नीज +2 से कितने पे जाए कि उसका एन फैक्टर 2 हो। एक ही मैग्नीज के अंदर चेंज देखना है, कितना होगा। NH3 में बोल रहा है कि सर NH3 का +3 होगा। ओ भाई साहब, NH3 का +3 होगा, NH3 में बताओ तो, NH3 में +3 होगा। भाई साहब सारा ऑक्सीडेशन नंबर के रूल की हाँ बैंड बजा रखी है, ऐसे कैसे। चलो यहां पर देखो कौन सा आंसर आएगा, मैग्नीज +2 से बोल रहा है इक्विवेलेंट मास इसका 2 हाफ हो जाना चाहिए, मतलब एन फैक्टर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। एक मैग्नीज का एन फैक्टर 2 होना चाहिए। देखो कहां से कहां जाएंगे, किसमें, कौन से में चेंज होगा, किसमें जाएगा मैग्नीज। +2 से +6 जाओगे, यहां पर एन फैक्टर कितना आ जाएगा, एन फैक्टर कितना आ जाएगा, +2 से +6 जाओगे 4 आएगा। यहां पर जाओगे +4 आ गया, यहां पर एन फैक्टर कितना आ जाएगा, +2 से +4 आ रहे हो, एन फैक्टर 2 यही है। यहां पर कैलकुलेट करोगे मैग्नीज +7, यहां पर एन फैक्टर कितना आ जाएगा, एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहां पर मैग्नीज, यहां पर एक मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +3 हुआ, सर एन फैक्टर 1 का चेंज कितने का आया, 1 का चेंज आया। कोई बोले सर 2 है, नहीं भाई ऑब्वियस है, वहां एक मैग्नीज है तो इधर भी एक ही कंसिडर करूंगा। एन फैक्टर कितना आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि MnSO4 में एक ही मैग्नीज है तो ऑब्वियस मैं एक मैग्नीज के रिस्पेक्ट में देखूंगा, आंसर कितना आएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। पक्का, हाँ। ये देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, ये देखना, थोड़ा सा एक बार ट्राई करके देखो। इसमें आयरन है, मैं पहले ऐसे लिख देता हूं, आयरन +2 है, C2O4 -2 है, एक ही कंपाउंड है और दोनों के दोनों ऑक्सीडेशन में जा रहे हैं, दोनों के दोनों, 2 कार्बन है तो मैं यहां 2 CO2 लगा देता हूं। चलो मुझे बताओ, अगर मैं इस पूरे कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास लूंगा, अगर पूरे कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास लूंगा तो वो किसके बराबर होगा। पहले तो एन फैक्टर बताओ, इक्विवेलेंट मास बताओ, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो यहां आयरन +2 से कहां जा रहा है, +3, आयरन खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। C2O4 -2, यहां +2 से +3, आयरन का चेंज कितने का आ रहा है, 1 का। कार्बन में देखोगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का +3 होता है,
+3 से कार्बन कहां जा रहा है? +4 में। +3 से कहां जा रहा है? +4 में। सर एन फैक्टर आयरन का कितना चेंज हो रहा है? 1 का। कार्बन का कितना हो रहा है? 1 का नहीं, कार्बन का कितना हो रहा है? 2 का। एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कैसे? आयरन के 1 का चेंज और कार्बन का कितना चेंज हो रहा है? कार्बन के 2 आइटम्स हैं भाई, कोई बोल रहा है 1 कैसे? कार्बन के 2 आइटम्स है। कल भूल कैसे जाते हो यार तुम लोग, ऐसे साथ क्यों छोड़ देते हो उस बेचारे का? कार्बन भी ऑक्सीडाइज कर रहा है +3 से +4। कार्बन के 2 आइटम है तो उधर भी 2 आइटम होंगे। 1 का चेंज 1 में, 2 का चेंज 2 में। सर 1 + 3 इक्विवेलेंट मास क्या आ जाएगा? मोलर मास बाई 3। तुम साथ क्यों छोड़ देते हो भाई? कल ही तो पढ़ा था। हाँ बैलेंसिंग सीख गए, अभी बोल रहे हो सर वहां 2 क्यों लिखा? भैया कार्बन तो प्रिजर्व करेगा ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम छोड़ते थे, बाकी आइटम्स को तुम प्रिजर्व करते थे, बाकी आइटम्स को तो बैलेंस करते थे भाई साहब। हाँ ऐसा करोगे तुम लोग, ऐसा करोगे तुम लोग, कैसे चलेगा? हो जाएगा। डन, हो जाएगा। डन, देख लो एन फैक्टर इसका आ गया। अगला क्वेश्चन निकालो। ये देखो ये भी बड़ा सही एसिड है, ये पता है ये क्या है? एसिड है कि बेस है? पहले चलो आंसर बताओ, एसिड है कि बेस है बताओ। ठीक है एसिड है कि बेस है? कैसे है? एसिड है कि बेस है? चलो ये बताओ, ये देखने से क्या लग रहा है? इक्विवेलेंट मास कोई पूछ दे इसका तो क्या लग रहा है? सर ये एसिड है कि बेस है? पहले ये बताओ, एसिड है कि बेस है? सर ये देखने में लगता है कि बेस है, बट रियल लाइफ में देखोगे तो एक्चुअली इसको बोलते हैं H3BO3। ये होता है बोरिक एसिड, इसको नाम होता है बोरिक एसिड। जितने लोग जो हाँ चश्मे पहनते हैं उन लोगों को माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है, ये माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है। जितने भी एंटीसेप्टिक होता है, जितने भी आप देखोगे आईज को साफ करने वाले जो लोशंस आते हैं, जो भी चीजें आती हैं वो क्या होती हैं? H3BO3। एक्चुअली हमें लिखने का स्टाइल थोड़ा देख के लगता है कि वो बेस है, बट होता क्या है? एसिड होता है। और बड़ा चालाक एसिड होता है भाई साहब, ये एसिड बड़ा चालाक होता है। पता है क्यों? क्या करता है? ये इससे कोई पूछे कि भैया एसिड हो तुम क्या करोगे? सर एसिड है तो हम H+ देंगे। ये क्या करता है? बोलता हाँ सर देंगे ना H+, आप आइए तो सही, पानी में डालिए तो सही हमें। हमने कहा चलो डाल दिया। पानी में जैसे ही डालते हैं भाई पता है क्या करता है? ये देखो कितना चालाक एसिड है। सर ये क्या करेगा? पानी से क्या करेगा? सर पानी से क्या कर लेता है? OH- ले लेता है और पानी से H+ रिलीज करा देता है। ये वाटर से H+ रिलीज करा देता है। सोच रहे हो कितना वीक एसिड है? ये वीक एसिड है, बहुत वीक एसिड है। सोचो इतना वीक है कि पानी से H+ रिलीज करा रहा है। ये कहां से आ रहा है? सर वाटर से रिलीज हो गया। सोच रहे हो, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा लिखा जाता है। सोच रहे अब इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा? इस केस में इसका एन फैक्टर कितना H+ रिलीज कर रहा है? ये कितना H+ रिलीज कर रहा है? 1। तो इक्विवेलेंट मास क्या हो गया? मोलर मास के बराबर। इक्विवेलेंट मास क्या हो गया? मोलर मास के बराबर। उसके लिखने से मत जाना, यही होता है। देखने में जो दिखता है वैसा होता नहीं है। देख लो लिखा ऐसे गया ताकि आप इस ऑप्शन को टिक मारो, जिससे बहुत सारे लोग होते हैं ना, जब अभी आगे चले जाएंगे जब एसिड बेस पढ़ लेते हैं तो उनको बहुत ज्यादा लगता है कि बोरॉन का एसिड वीक एसिड होता है, माइल्ड एंटीसेप्टिक। तो इसीलिए देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारा स्पैमर या कहीं देखते हो कभी कभी एग्जाम देने नहीं जाता है, हाँ बगल वाले का आंसर देखा अपना तुक्का लग गया, हाँ पापा ये क्वेश्चन मैंने ही सॉल्व किया था। कैसे सॉल्व किया? बस पापा कर दिया था। पूछना मत, ये सब पूछा मत करो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। हाँ सच सच देखना, जब टेस्ट देते हो आधे से ज्यादा लोग तो कुछ कुछ क्वेश्चन तो बस फ्लो में कर देते हैं, लगता है कि हाँ हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में ये लग रहा था M/3 3 लग रहा था, 3 OH दे देगा। कहीं सही हो गया ना तो फिर घर पे बताते भी नहीं है कि तुक्के में सही। पापा बहुत मेहनत करता हूं मैं, आपको पता नहीं चलता, हमें पता है दिन रात मोबाइल देख रहे, किसको देख रहे ये नहीं बता सकते, लेकिन मेहनत हमारी पता है हमें कहाँ जा रहा है। ठीक है आपको पता नहीं है। चलो डॉक्टर बने चाहे ना बने, हाँ पापा हाँ हम फैमिली मैन जरूर बन सकते हैं, समझो इस बात को। चलो अब बोला इक्विवेलेंट मास आर्सेनिक सल्फाइड का निकालना है। ओ माय गॉड रिएक्शन लिखी हुई है इतनी खतरनाक सी, कैसे निकालोगे? इसका एन फैक्टर क्या होगा? इस रिएक्शन का एन फैक्टर कोई बता दे मुझे, इस रिएक्शन का एन फैक्टर कोई बता दे। रिएक्शन पूरी बैलेंस करके दी हुई है, आपको बैलेंस भी नहीं करना, बस एन फैक्टर कोई बताए। इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा? क्या होगा?
कितना आएगा? क्या होगा सर? यहां पर ना सच बताऊं तो यहां एन फैक्टर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर? कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, देख लो, खुद ही लिखा हुआ है। ये मेरा एन फैक्टर हो जाएगा। लॉस हो रहा है नहीं तो किसी को ऑक्सीडेशन नंबर से निकालना है, तो ध्यान सुनना, ऑक्सीडेशन नंबर से निकालना है तो मैंने इसको जानबूझ के ऐसे लिख दिया। ये देख लो, इससे क्या होगा, आप ऑक्सीडेशन नंबर से भी निकाल सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर से भी निकाल सकते हो, अदरवाइज तो एग्जाम हॉल में दिया हुआ है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स। ये देखना, इसका एन फैक्टर निकालने जाऊंगा, क्या होगा? आर्सेनिक का यहां पर कितना है सर? +3 है। सल्फर का कितना है? -2 है। आर्सेनिक 2 एटम है तो यहां भी 2 लिखता हूं, सल्फर 3 एटम है तो यहां भी 3 लिख देता हूं। अब आर्सेनिक का यहां पर कैलकुलेट करो, आर्सेनिक का कितना हो जाएगा? +5 होगा क्या सर? आर्सेनिक कहां से कहां जा रहा है, इसका इंक्रीज देखो, +3 से +5, कितने एटम्स हैं सर? 2 एटम्स हैं, 2 × 2। आर्सेनिक में कितना इंक्रीज हो रहा है? 4 का। सल्फर -2 है, सल्फर कहां चला गया? +4 चला गया। सल्फर -2 से कहां चला गया? सल्फर +4 चला गया। -2 से +4 चला गया। सल्फर में इंक्रीज देखोगे कितने का हो रहा है? -2 से +4, 6 का इंक्रीज हो रहा है। 6 का इंक्रीज हो रहा है। कितने सल्फर हैं सर? 3 सल्फर हैं सर, कितना हो जाएगा? 18। ओवरऑल चेंज कोई पूछेगा, एन फैक्टर कोई पूछेगा तो एन फैक्टर कितना हो गया? 4 + 18 कितना हो गया? 22। इक्विवेलेंट मास कितना होगा? मोलर मास अपॉन 22। मोलर मास ऑफ आर्सेनिक AS2S3 डिवाइड बाई 22। आर्सेनिक का मास दिया हुआ है 75 × 2, सल्फर का मास 32 × 3 डिवाइड बाई 22। 150 + 96 डिवाइड बाई, इतना आ जाएगा, हो जाएगा 22 इलेक्ट्रॉन्स। या तो यहीं पर देख लो लिखा है 22 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों ही ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। देख लो, कोई बोल रहा है सर दोनों, अरे भैया दोनों, ये एक ही कंपाउंड है ना भाई, एक ही कंपाउंड है, ये अपना ऑक्सीडाइज हुआ, ये अपना ऑक्सीडाइज हुआ। आर्सेनिक के एटम को बैलेंस करो, सल्फर के एटम को बैलेंस करो। बैलेंसिंग ऑफ एटम तो बताया ही जाता है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी लोगों को तो बैलेंस कर सकते हो, बाकी लोगों को तो बैलेंस कर सकते हो। सर H+ क्यों नहीं दे? अरे भाई H+ इसलिए नहीं क्योंकि H+ यहां पर देखना भाई, वाटर और H+ चार्ज बैलेंस करने के लिए यूज होता है, चार्ज बैलेंस करने के लिए, हमें नहीं जरूरत, हम इससे देख लो। या फिर कितने इलेक्ट्रॉन आप लॉस कर रहे हो, ये पूरा रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं, ये रेडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं बेटा। ये कौन सा रिएक्शन है? ये रेडॉक्स नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। देख लो ये किसका रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है ये रेडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं। रेडॉक्स रिएक्शन होता तो इलेक्ट्रॉन दिखता ही नहीं, रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन दिखता ही नहीं। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। ये क्या है? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। आर्सेनिक का, सल्फर का, दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलो अब इस क्वेश्चन को तुम लोग खुद से ट्राई करो। यहां पर आयरन सल्फाइड है, आयरन सल्फाइड ऐसे चल रहा है, कैसे निकलेगा, किस तरह से निकलेगा बताओ। चलो इस क्वेश्चन को करके देखो, अब बहुत सारे एग्जाम्पल दिला दिए। हाँ, आयरन सल्फाइड कैसे होगा? अरे भाई जल्दी, क्या होगा? कितना हो जाएगा? इस केस में देखोगे आयरन सल्फाइड पे FeS2, ठीक है, यहां पर देखोगे आयरन +3 पे गया और सल्फर यहां पर SO2 पे चला गया। अब यहां पर देखना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर देख लो ध्यान से, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, आयरन +2 पे होगा और सल्फर कितने पे होगा? -1 पे। यही लिखा जा सकता है। आयरन +2 से +3 जा रहा है, सल्फर 2 होगा सर, माइनस सल्फर कितने पे इंक्रीज कर रहा है? +4 पे।
इंक्रीज आयरन का कितना है, एक एटम है तो 1 का इंक्रीज, एक एटम का 1 का, इसमें कितने का इंक्रीज हो रहा है, -1 से +4, 5 का इंक्रीज हो रहा है। सर 2 एटम है तो 5 × 2 10 का इंक्रीज होगा क्या। टोटल इंक्रीज इस केस में एन फैक्टर कितना आ जाएगा, सर दोनों ही इंक्रीज कर रहे, 1 + 10 कितना आ जाएगा, 11। सर इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा, मोलर मास बाई 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, मोलर मास बाई 11, कितना आ जाएगा, मोलर मास बाई 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, मोलर मास बाई 11 आ जाएगा। एन फैक्टर मोलर मास बाई 11 निकाल दोगे, देख लो हो जाएगा। डन। मोलर मास ऑब्वियस है, दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं, दोनों के केस में ऐड कर दो, हो जाएगा, श्योर है। चलिए ये क्वेश्चन देखो, अब इसके केस में निकालो, सबका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, और किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होगा इक्विवेलेंट मास, I2O5 का क्या होगा इक्विवेलेंट मास। बस बेटा खत्म करो, नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट मास। हाँ बस अब 2 3 4 क्वेश्चंस हैं, खत्म खत्म करो। क्या होगा इक्विवेलेंट मास, ये फॉर्मूला कैसे आया होगा, थोड़ा खुद से सोचना भाई। मतलब वंस अपॉन ए टाइम FeH2 ये फॉर्मूला कैसे बना होगा। सर क्या यार, मेरी गलती है, छोड़ो अब क्वेश्चन हटाओ, खत्म करते बेटा। आयरन +2 होगा, क्रॉस कॉम्बिनेशन जानते हो, कभी कोई कभी पढ़ा है ऐसे, आयरन +2 होगा, सल्फर पे, सल्फर H2 पे, ये देख लो यहाँ 2 आ गया होगा, सॉरी हाँ आयरन पे ऐसे लिख देता हूं, आयरन पे +2 होगा, सल्फर पे -1 होगा, तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ऐसे ऐसे क्रॉस करना सीखा है कभी, कभी जानते हो, कभी ऐसा की भी किया हो, कभी याद आए, गजनी वाली यादाश्त कभी वापस आए तो इससे दिख जाएगा, इससे शायद दिख जाएगा 9th क्लास में, कभी ऐसा पढ़ा हो फॉर्मूला किसी की कैसे लिखते, सल्फर पे -1 कैसे आ गया। पर सल्फर पे -1 मजाक में नहीं आया, ऐसे दिखता है इसीलिए आया। अब आप अगर कोई फॉर्मूला नहीं सोच पा रहे हैं तो उसमें गलती हमारी है ना बेटा, हम ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे आपसे कि हाँ सल्फर -1 यहां इसलिए दिख रहा है मुझे, 2 सल्फर है इसीलिए 2 सल्फर। हाँ अब ऐसे, हाँ ऐसे समझ में, अच्छा हाँ +2, अच्छा ऐसे, अब ऐसे तो भाई फिर करते रह जाओगे भाई, सोचते रह जाओगे, फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब ऐसे मैं ही आंसर बता देता हूं, ठीक है जबरदस्ती, ये देख, अब देख इसमें कार्बन 2 है, ऑक्सीजन कार्बन 1 है, ऑक्सीजन है, देख CO से CO2 जा रहे हो, बताओ इसका इन फैक्टर कितना होगा, CO से CO2 जा रहे हो, ये +2 होगा, ये +4 होगा। सर यहां पर एन फैक्टर इसके लिए कितना हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए 2, तो सर इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मोलर मास बाई 2। कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना हो जाएगा, मोलर मास बाई 2, तो ये कैंसिल आउट कर दो, मोलर मास बाई 2। I2O5 को देखो, अब I2O5 देख के कोई बोले कि सर आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर, बेटा क्रॉस करने आता है, सर यहां पर आयोडीन +5 में है, सर कितना जा रहा है, I2 0 में जा रहा है, इसके लिए एन फैक्टर कितना होगा, +5 से आप 0 जा रहे हैं, कितने का चेंज आया आपकी जिंदगी में, सर 10 का। कैसे, 1 में 5 का, 2 एटम है तो 10 का, इक्विवेलेंट मास कितना हो गया, M2/10 हो गया, M2/10 हो गया, M2/10 हो गया, तो सर क्या आंसर आ जाएगा, M1/2 M2/10, ये आंसर आ जाए। एक आयोडीन में 5 का, 2 आयोडीन के एटम्स हैं तो 2 आयोडीन के एटम कितने हो जाएंगे, 10 के। हाँ भाई जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपकी लाइफ में, ये सब जरूरी है, ठीक है, नहीं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। निकल जाएगा, चलो कोई नहीं कोई नहीं। हाँ ये देखना, इस क्वेश्चन में क्या आएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4, इसका मोलर मास मैं बता देता हूं, ज्यादा दिमाग क्यों लगाओगे, तुम कर लो। हाँ 4 4 8 98 इसका मोलर मास है, इसका मोलर मास ये है, बताओगे इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में, अरे यार कितना था उसका आंसर, कौन से क्वेश्चन का दिया था यार,
इसका दिया था डी। चलो इसका बताओ कितना होगा। ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं भाई साहब, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें बैलेंसिंग पूछ ही नहीं रहा भाई, वो इक्विवेलेंट मास के लिए एक का चेंज निकालना है। जब बैलेंसिंग कल पूछ रहा था तो बैलेंसिंग नहीं आ रही थी, आज सिर्फ ये पूछ रहा हूं चेंज बता दो, तो आज वो नहीं आ रहा। हाँ, अब कल इक्विलिब्रियम शुरू करूंगा तो बोलेगा सर रेडॉक्स नहीं आ रहा। चलता रहे भाई, बैकलॉग लेके चलता रहे। आज बैलेंसिंग पूछ ही नहीं रहा, वो तो बस ये पूछ रहा है किसका कितना चेंज हो रहा है। इसके केस में इक्विवेलेंट मास सर मोलर मास अपॉन 1 लिख दूं, क्यों? क्योंकि H3PO4 कितना H प्लस दे रहा है, एक ही H प्लस दे रहा है। तो सर इसका मतलब क्या हो गया, एन फैक्टर कितना हो गया सर, एन फैक्टर 1 हो गया। 98/1 98 आ जाएगा। इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। पक्का? अरे छोड़ भाई, पोल का छोड़, पोल अब ऊपर नीचे। ये देख, इस रिएक्शन को देखना भाई साहब, पता चला कुछ और ही चल रहा है इसमें। एटॉमिक मास इतना दिया है, इक्विवेलेंट मास बताओ। आयरन का एटॉमिक मास दिया हुआ है, इक्विवेलेंट मास, इस केस में इक्विवेलेंट मास बताना है। चलो इस केस में इक्विवेलेंट मास बताना है। हाँ जल्दी। क्या होगा? आयरन का यहां पर कितना है 0, यहां पर कितना है 8/3। एक आयरन में कितने का चेंज आ रहा है, एन फैक्टर निकालो यहां पर। एन फैक्टर एक आयरन में कितने का चेंज आ रहा है, 8/3 का। 3 आयरन है तो टोटल चेंज कितना आ गया, 8 का आ गया। 3 आयरन है तो टोटल चेंज कितना आ गया, एन फैक्टर फॉर 3 हाइड्रोजन आना आयरन आ गया। इक्विवेलेंट मास कोई पूछेगा, अब ध्यान सुनना, कुछ लोग क्या करेंगे 56/8 कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्यों भाई? इक्विवेलेंट मास, जब तुम 3 आयरन ले रहे हो तो तीनों आयरन का मास लोगे ना, तीनों आयरन का मास लोगे, डिवाइड बाई 8 करोगे। क्यों? क्योंकि सर तीनों आयरन के अंदर चेंज देख रहे हो, डिवाइड बाई 8। 8 7 जा, इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ये मेरा इक्विवेलेंट मास होगा सर 3m/8। क्यों? क्योंकि 3 आयरन के अंदर 8 का चेंज आ रहा है, 3 आयरन के अंदर 8 का चेंज आ रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 56/8 नहीं आएगा। कोई बोले सर ये होगा, हाँ ये होगा, नहीं ए नहीं होगा सर। ये देखो ना 56/8 क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि एक आयरन का लोगे तो एक आयरन में कितने का चेंज आ रहा है, 8/3 का। 3 आयरन का एटम लिए तो इसीलिए हमारा कितना आ जाएगा, 3 आयरन का एटम लिए इसीलिए हमारा कितना आ जाएगा। बढ़िया। इक्विवेलेंट मास यहां पर बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं यहां पर इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास रेडॉक्स रिएक्शन है, इंक्रीज और डिक्रीज को बराबर करके एन फैक्टर निकालना होता है। कैसे निकलेगा यहां पर एन फैक्टर, यहां बताओ एन फैक्टर कैसे निकलेगा। इसको पहले बैलेंस करना पड़ेगा ना। Cl2 से कहां जा रहे हो, Cl माइनस ClO3 माइनस। चलो इसका एन फैक्टर निकालो, इसका एन फैक्टर निकालो, क्या होगा एन फैक्टर। नहीं बेटा सच बता रहा हूं, ये सब स्कूल स्कूल में नहीं आएगा। जिसको क्लास छोड़ के जाना हो चला जा भाई, क्योंकि यहां रुकेगा ना तेरा लॉस होगा। मैं उनके लिए पढ़ा रहा हूं जो पढ़ना चाह रहे हैं। आज का टॉपिक इसीलिए बोला, शुरू में ही बोल दिया कि बेटा आज का टॉपिक ऑब्वियस है, अच्छा टॉपिक है। अब ये सब चीजें अब तुझे लगे सर ये कहां, अब कल बैलेंसिंग सिखा रहा था तो शांति से। हाँ 0 है, 0 से -1 कितने का डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज कितने का, 1 का। ये कितने का हो रहा है सर, इंक्रीज कितने का हो रहा है, 5 का हो रहा है। इंक्रीज कितने का हो रहा है, 5 का। 1 और 5 को कैसे मल्टीप्लाई करके कैसे बैलेंस कर सकते थे, याद कर। 5 क्लोरीन याद है। अब 5 क्लोरीन जैसे ही हुआ सर, 5 क्लोरीन जैसे ही हुआ हम क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टर कितना आया, एन फैक्टर कितना आया। 6 क्लोरीन में से एक क्लोरीन 5 से डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और 5 क्लोरीन डिक्रीज कर रहे हैं। एन फैक्टर कितना ले लेंगे इसके लिए सर, 5 लेंगे।
लेकिन अगर तुम ध्यान सुनना, मैं बोल रहा हूं इक्विवेलेंट मास बताओ, तो 3 टाइम्स मोलर मास लेना पड़ेगा क्लोरीन का। 3 टाइम्स मोलर मास ऑफ क्लोरीन डिवाइड बाई 5 लेना पड़ेगा। 3 टाइम्स मोलर मास ऑफ क्लोरीन डिवाइड बाई 5 लेना पड़ेगा। ये भी लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा? क्या आंसर आएगा? डी आएगा। क्यों? क्योंकि सर 3 क्लोरीन लेंगे ना, 3 क्लोरीन लेंगे। अगर कोई बोले नहीं सर एक ही क्लोरीन चाहिए, ध्यान सुना, एक ही क्लोरीन चाहिए, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा एक क्लोरीन के लिए? सर 5/3 हो जाएगा। एक क्लोरीन के लिए कितना हो जाएगा? 5/3। कोई पूछे कि सर ये 5 एन फैक्टर है क्या? एन फैक्टर किसके लिए? एन फैक्टर सर 5 कब? फॉर 3 क्लोरीन, 3 क्लोरीन के लिए। ये एन फैक्टर फॉर 1Cl2, एक Cl2 के लिए। क्या आंसर आ जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। एक में चेंज देख लो, एक में चेंज देख लो, और बाकी लोगों में अपना निकालते रहो। रिएक्शन बैलेंसिंग करो, रिएक्शन बैलेंसिंग करो। हाँ बेटा बस, और कुछ नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी देखो ये रिएक्शन, अब ये रिएक्शन अभी आप याद नहीं कर सकते कि आप इसको याद कर पाएंगे, अभी आप नहीं याद कर पाएंगे। ये पीडीएफ में मैं डाल के दे देता हूं, आपके मॉड्यूल में आपको मिल जाएगा कि MnO4 माइनस ऑक्सीडाइजिंग एक्शन क्यों दिखाता है। MnO4 माइनस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे है, वो अलग अलग जगह कन्वर्ट होगा, अलग अलग जगह कन्वर्ट होगा, तो सर उसका एन फैक्टर देखेंगे, अलग अलग एन फैक्टर आएगा, अलग अलग एन फैक्टर आएगा। अब ऐसे करके ना आप जब डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ते हो, जब अलग अलग पढ़ते हो, तो वहां पर आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। मैं आपको बस ये लिस्ट आपके मॉड्यूल में है, जिन लोगों के पास मॉड्यूल नहीं है उनके लिए बस ये लिस्ट दिखा दे रहा हूं कि भैया इसको देख के डरना नहीं है। ये सारी रिएक्शंस आपको कब मिलेंगी? जब डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ोगे। ये सारी रिएक्शन, अब क्रोमिएट है, डाई क्रोमेट को देखोगे, सर वो किस में कन्वर्ट होता है? क्रोमियम+3 में। कितने का एन फैक्टर आएगा? 6 का। MnO2 Mn+2 में। ये एन फैक्टर आप आराम से घर बैठ के निकालते रहिए, कोई टेंशन नहीं आएगी। ये आप जिन लोगों के पास मॉड्यूल नहीं है उनके पास, जिन लोगों के पास मॉड्यूल नहीं है उनके लिए है, आपके लिए। अगर आपके पास मॉड्यूल है तो आपको ये मॉड्यूल में दिख जाएगा, मॉड्यूल में दिख जाएगा। हाँ, ये सबका एन फैक्टर दिया है, आप घर पे कैलकुलेट करते रहो एन फैक्टर किसका क्या हो रहा है। अब यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एन फैक्टर 2 1 ऐसे लिखते चलो। हाँ, अरे नहीं नहीं, इसको इसको नहीं, इसको नहीं, अब इसको ज्यादा, इसको ये अब ये लिखने में टाइम क्यों लगाना है भाई? ये आपके मॉड्यूल में होगा, नहीं तो मैं आपके नोट्स में दे दूंगा, ठीक है ना। अब आते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की बात करते हैं। अरे नहीं नहीं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की बात करते हैं। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलता है, ठीक है। हाँ मॉड्यूल में है, नहीं तो आप यहां से लिख लेना, कोई बात, जिनके पास मॉड्यूल नहीं यहां से लिख देना, ठीक है। हाँ बढ़िया। चलो मैं ये स्टार्ट, नहीं नहीं भाई, स्कूल में इसका कोई लेना देना नहीं, ये जो आज का टॉपिक चल रहा है इसको स्कूल से कोई लेना देना नहीं। हो सकता है किसी के स्कूल में थोड़ा सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा दिया जाए, अदरवाइज कहीं भी ये नहीं पूछा जाएगा, कहीं भी ये नहीं पूछा जाएगा। ध्यान सुनना, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है, मैं बार बार बोलता हूं, कोई भी, ध्यान सुनना, अगर कोई रिएक्शन हो रही है, फॉर एनी रिएक्शन, याद करो फॉर एनी रिएक्शन, ये भी मैंने मूल कॉन्सेप्ट में बढ़ाया था लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं। फॉर एनी रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन ऐसे दी हुई है, ऐसे दी हुई है, ध्यान सुनना, सी सी डी डी, ऐसे कोई रिएक्शन दी हुई है, तो हम स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, इन सबको क्या बोलते थे? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। इन सबको क्या पढ़ते थे? ये क्या कहलाता था? ये हमारा कहलाता था स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये क्या कहलाता था? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाता था। ये क्या कहलाता था? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ए बी सी ऐसे करके होता था, हो जाता था। याद आ रहा है? चलो इसको पढ़ के सुनाओ, इसको कैसे पढ़ते थे? ए मोल्स बी मोल्स, कितने लोग लिख सकते?
अरे नहीं नहीं भाई, किडनैप नहीं हुआ हूं यार, यहीं पर हूं। किडनैप काहे का मतलब कुछ भी यार, सब पॉजिटिव नहीं सोचते, खाली यही सब सोचते किडनैप हो गया। अरे अपने घर में कौन किडनैप होता है भाई? ठीक है, ये देखो इसको कैसे पढ़ते थे, ए मोल्स ऑफ दिस, बी मोल्स ऑफ दिस। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी? क्या ऐसा लिख सकते? कभी नहीं लिख पाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स आपके इक्वल नहीं हो सकते, हम रहे कि अपने अपने नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं होंगे। लेकिन एक चीज पता होती है कि सर यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इक्विवेलेंट ऑफ ए, सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी, ये दोनों, या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सी, ये तीनों, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ डी। सर देखो मैं कभी भी पढ़ूंगा ना तो ऐसे पढ़ूंगा, इसका ए मोल इसका बी मोल रिएक्ट करता है, इसके सी मोल्स बनते हैं, इसके डी मोल्स बनते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कभी नहीं लिख सकता, लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बोल सकता हूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल बोल सकता हूं। इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। इक्विवेलेंट्स हमेशा इक्वल होते हैं, किसी के भी बोला जाए, किसी भी रिएक्शन में जाओ, आप क्वेश्चन में भूल जाओ तो आप कुछ नहीं, नंबर ऑफ मोल्स के अलावा एन फैक्टर देख लो, मल्टीप्लाई करके निकाल दो। ठीक है, एन फैक्टर देख लो, मल्टीप्लाई करके निकाल दो। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने के तरीके क्या क्या थे? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, या फिर याद करो क्या होता था, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम लीटर्स में, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम लीटर्स में, सबकी नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इक्वल आएगी। इक्विवेलेंट अपने पास आएगा ही आएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा इक्वल होते हैं, हमेशा ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होते। अगर किसी रिएक्शन में जाते हो तो, और अगर किसी कंपाउंड में जाते हो, फॉर एनी मॉलिक्यूल या कंपाउंड अगर बोल दिया जाए, किसी कंपाउंड में चले जाओ या मॉलिक्यूल में चले जाओ, तो वहां पर हम लोग एक बात बोलते हैं कि अगर आप किसी कंपाउंड में जाके चेक करोगे तो वहां पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एलिमेंट जो होंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट, ये हमेशा ऑलवेज सेम होंगे, उसमें हमेशा सेम होगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एलिमेंट हमेशा सेम होगा। अगर हाइड्रोजन के 2 इक्विवेलेंट हैं तो ऑक्सीजन के भी 2 होंगे, हाइड्रोजन के 4 हैं तो कार्बन के भी 4 होंगे। वहां पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हर एक एलिमेंट का क्या होता है? सेम होता है। अगर 2 एलिमेंट्स मिलकर बने हैं तो वहां पर इक्विवेलेंट इक्वल करेंगे, हर एक के इक्विवेलेंट्स इक्वल करना है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ऑलरेडी हमने क्या कर लिया है, यहां पर पढ़ लिया है। ये ऑलरेडी हमने कहां डिस्कस किया था? ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास मोल कॉन्सेप्ट। ये भी हमने वहां पर क्वेश्चन किए थे, अगर आप वहां पर देखेंगे तो वहां पर हमने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के क्वेश्चंस कर लिए थे। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के क्वेश्चंस क्या होते? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, हाँ ऐसे लिखा होता है ना, ऐसे, हाँ अच्छा सुंदर लग रहा है। दिस लॉ स्टेट्स दैट, देखो ऐसे इंग्लिश में देख रहे हो, इंग्लिश देख रहे हो, इसकी इंग्लिश देखना कितना अच्छा इंग्लिश लिख रहा है। दिस लॉ स्टेट्स दैट वन इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट कंबाइंड विथ वन इक्विवेलेंट ऑफ अदर इन a chemical reaction, एक नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और मिली इक्विवेलेंट्स इक्वली कंबाइन होते हैं। देख रहे हो कितना अच्छा इंग्लिश में लिखा हुआ है यार, अच्छा इंग्लिश अच्छी लगती है यार। देखो इस रिएक्शन में क्या बोल रहा है, सबके इक्विवेलेंट्स क्या होंगे? बराबर होंगे। कंपाउंड है तो इक्विवेलेंट, सबके इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। सबके इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। पक्का हो जाएगा सर, श्योर हो। इंग्लिश वाली अच्छी लग रही है ना, ऐसे अच्छा लग रहा है इंग्लिश में। हाँ तो बस अब इसका यूज क्या है, एक बात बताओ यूज क्या है? अगर आपको एन फैक्टर पता है तो आप सबके इक्विवेलेंट्स के साथ गेम खेलते रहो, जरूरी नहीं। देखो मोल्स में क्या था, मोल्स में आपको ना, मोल्स में आपको रिएक्शन पूरी लिखनी पड़ेगी, सबके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देखने पड़ेंगे, सबके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देखने पड़ेंगे, तब जाके आप निकाल सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स आप ऐसे नहीं बोल सकते हमेशा इक्वल होगा, सबके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट चेक करनी पड़ेगी। लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आप बता सकते हो। कैसे? चलो देखता हूं, क्वेश्चन कराता हूं, देखेगा। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, ध्यान सुनना, क्वेश्चन देखना, ध्यान सुनना। अब इस क्वेश्चन को करना है, मुझे नहीं रिएक्शन पता, मुझे रिएक्शन आती भी नहीं, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूं, MnO4 माइनस, ध्यान सुनना इस क्वेश्चन को कैसे करते। MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में कहां जाता है? चलो बताओ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। एसिडिक मीडियम में, ध्यान सुनना, एसिडिक मीडियम में कहां जाता है? Mn+2 में जाता था शायद, याद है?
MnO4 माइनस Mn+7 से कहां जाता है, +2 में जाता है। ध्यान सुनना इसका आंसर कैसे निकालते हैं। अब मुझे रिएक्शन नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता हूं। कैसे? मुझे इतना पता है कि दो लोग अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ C2O4-2 इज नथिंग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ MnO4-। दो लोग अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ भी हो, मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या कर सकता हूं, बराबर कर सकता हूं। मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या कर सकता हूं, बराबर कर सकता हूं। ये कर सकता हूं। अच्छा सर, इससे सर यहां पर एक काम और लिखा जा सकता है सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2O4-2 और इसका एन फैक्टर, किसका एन फैक्टर, C2O4 का, एंड दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4- नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4- इनटू सर क्या लिख दूंगा, एन फैक्टर। एन फैक्टर किसके सर, MnO4 के। चलो अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है कि सर इसके मोल्स निकालने हैं, ये निकालना है। इसका मोल दिया हुआ है कितना, 1 मोल। इसका एन फैक्टर कितना है, 5। C2O4 का क्या एन फैक्टर होगा, ये कन्वर्ट होता है 2CO2। कार्बन +3 में है, कार्बन कहां जाएगा, +4 में। कितना एन फैक्टर होगा, चलो C2O4 का एन फैक्टर बताओ। C2O4 ऑक्सिलेट आयन का एन फैक्टर बताओ जल्दी। ऑक्सिलेट आयन का एन फैक्टर बताओ कितना होगा। ऑक्सिलेट आयन का एन फैक्टर बताओ कितना होगा, एन फैक्टर ऑक्सिलेट आयन का कितना होगा। ऑक्सिलेट आयन का एन फैक्टर कितना होगा। कार्बन +3 से +4 जा रहा है, कितने का चेंज हो रहा है, 3 से 4 का, 1 का चेंज हो रहा है। 2 कार्बन है तो इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2O4-2 इंटू ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 1 इंटू 5। नंबर ऑफ मोल्स कितने ऑक्सीडाइज होंगे C2O4 के, 5/2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 5/2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 5/2 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 5/2। ये मेरा आंसर आएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये कितने ऑक्सीडाइज होंगे, 1 मोल KMnO4 ले रहे हो इंटू, मैंने रिएक्शन लिखा भी नहीं, मुझे प्रोडक्ट चाहिए भी नहीं। रिएक्शन लिख के भी चाहते तो कर लेते, रिएक्शन लिख के भी चाहते तो कर लेते, ठीक है। रिएक्शन लिख के भी चाहते तो कर सकते थे भाई, ठीक है। अरे भाई कोई बात नहीं, एक बोल रहा है थम्स डाउन हो रहा है, तो थम्स डाउन होने से क्या फर्क पड़ जाएगा भाई। अब जो नहीं पढ़ के आएगा उसको हम क्या कर सकते हैं। ऑक्सिलेट आयन अब क्या होता है, कल ही बताया था। ऑक्सिलेट आयन ऑक्जेलिक एसिड, कल जाके नोट्स तो देख। ऑक्जेलिक एसिड से ऑक्सिलेट आयन कल बताया गया था शायद। अब नहीं पढ़ के आओगे तो थम्स डाउन ही करोगे ना, अपनी गलती तो एक्सेप्ट करोगे नहीं भाई, सीधी सी बात है। एक बड़ा सिंपल सा, कहीं मुझे किसी ने बोला था कि ऑफलाइन में और ऑनलाइन में क्या फर्क है। तो ऑफलाइन में क्या है कि मास्टर कभी भी आपकी बेइज्जती कर सकता है, क्योंकि आप सामने दिख जाते हो, ठीक है। मास्टर कभी बेइज्जती कर देता है ना, पूछ लेता है। जैसे अभी यहाँ पर होते, ऑनलाइन में अब नहीं दिख रहे, पता नहीं है कौन क्या कर रहा है, पढ़ के आ रहा है, कोई ऐसे ही मुंह उठा के आ जा रहा है, हाँ कह रहे ऐसे कैसे चलते हैं यार, देख लेते हैं, घर वाले ने पैसे दिए तो। ऑनलाइन में क्या है कि आपको ये फायदा भी है और लॉस हम लोगों का है कि भाई पढ़ के आओगे नहीं, अब सोचोगे यार सर ये ऐसे थोड़ी ना होता है, अच्छी चीजें ऐसे कैसे बता दोगे। हाँ, जाते टाइम वो बेचारा लपेट के भी जाएगा, पढ़ने वाला तो बिना पढ़े निकल जाता है। मतलब पढ़ने वाला तो ऐसे फीडबैक भी नहीं देता कि अबे कौन देता है, ठीक है यार 2 मिनट लग जाएंगे छोड़, वो ना उसको तो। मेरा क्या, मुझे कुछ नहीं, मैं तो क्वेश्चन कराऊंगा भाई। मुझे देखो सीधी सी बात है, जो पढ़ने वाले उनके साथ मुझे गद्दारी नहीं करनी ना यार। पता चला वो मुझे गाली दे रहे। अब देख इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेगा कोई। कोई सोच ले तो ऐसा नंबर ऑफ मोल्स के साथ सोच लो। फेरस ऑक्सिलेट है, फेरस ऑक्सिलेट में ध्यान सुनना, मैं रिएक्शन लिख देता हूं। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने इसका एन फैक्टर निकाला था। ये फेरस ऑक्सिलेट का एन फैक्टर ऐसे निकालना। एसिडिक मीडियम है KMnO4, एसिडिक मीडियम में MnO4- किस में जाता है, Mn+2 में जाता है, Mn+2 में जाता है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका एन फैक्टर निकालो, उसका एन फैक्टर निकालो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर कर देना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर कर देना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर कर देना। अच्छा हाँ, एक बोल रहा आज सर को फीडबैक की जरूरत पड़ेगी। हाँ भाई लग तो रहा है मुझे भी, और क्या आज, हाँ आज देखते हैं कौन जीतता है यार ऐसे, हाँ ऐसे तो फिर इक्विलिब्रियम के लास्ट क्लास तक आओगे तो एकदम बेहोश हो जाओगे, बोलोगे अबे क्या हो गया ये सब मेरी जिंदगी में। मैं चला तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ता था, मोल मोल पढ़ाते थे सर, ये कैसी हो गई मेरी लाइफ, ठीक है।
ये मेरी लाइफ कैसी हो गई है, कैसे निकालोगे? इसका एक बात बताओ, इसका एन फैक्टर क्या होगा? आयरन देख यहाँ पे +2 है, यहां पर कार्बन +3 है, यहां पर देख आयरन का कितना होगा, आयरन का इंक्रीज कितने का हो रहा है 1 का, कार्बन का कितना हो रहा है +4 जा रहा है, इंक्रीज कितने का हुआ 2 का, इन सबका एन फैक्टर कितना हो गया 3 हो गया। अब देखना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 उसका एन फैक्टर 5, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सिलेट मतलब आयरन ऑक्सिलेट FeC2O4 इनटू इसका एन फैक्टर 3। किसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है सर? इसका निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 ये निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स इसका कितना है 2 × 3 डिवाइड बाई 5, 6/5। अब तुझे भाई याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन को अब करने का तरीका ऐसे ही होता है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही है भाई, पक्का। चले चले तो देखो भाई ये पता चल गया। अब आते हैं अब देखो कोई टाइट्रेशन करने की बात कर रहा है, टाइट्रेशन की बात करते हैं। देखो पहले इक्विवेलेंट मास हो गया, नॉर्मेलिटी हो गई, नॉर्मेलिटी हो गया, अब हम लोग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कर चुके हैं, तो अब टाइट्रेशन पे आते हैं। टाइट्रेशन किसको बोलते हैं? टाइट्रेशन ऐसे मोस्टली टाइट्रेशन क्या होगा, टाइट्रेशन आफ्टर क्या होगा, आफ्टर हम लोग इक्विलिब्रियम करेंगे ना, आयनिक इक्विलिब्रियम, जब लास्ट में पहुंचेंगे ना आयनिक इक्विलिब्रियम के, जैसे आज लास्ट में पहुंचे वैसे ही आयनिक इक्विलिब्रियम के लास्ट में पहुंचेंगे, तो वहां पर ये दिक्कत आएगी। हाँ, अब वहां पर ये दिक्कत आएगी। टाइट्रेशन में क्या होता है, जो लोग स्कूल जाते हैं उनको पता है, लैब में क्या किया जाता है, एक छोटा सा लैब में छोटे से बीकर्स होते हैं, ब्यूरेट्स होते हैं, उसके अंदर हम लोग कुछ गेम खेलते हैं। टाइट्रेशन का मतलब ये होता है कि आप क्या करोगे, मान लो एक एसिड ले लिया, मैंने एक एसिड ले लिया, ध्यान सुनना, जो लोग डमी स्कूल वाले हैं भाई सुन लेना, जो स्कूल जाते हैं उनको तो पता है। मान लो मैंने इसमें एसिड रख रखा है, एसिड रख रखा है, मैंने क्या देखा, इसकी नॉर्मेलिटी, इसका वॉल्यूम मुझे पता चल गया, इस वॉल्यूम ऑफ एसिड पता चल गया, मतलब मुझे ना इसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता, तो ये एसिड रखा हुआ है। मुझे मैम या स्कूल में जो लैब असिस्टेंट है टाइट्रेशन में क्या बोल देता है, ध्यान सुनना, टाइट्रेशन नहीं लिखने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी है, अरे नोट नहीं करना है भाई, सुन लो कहानी, ये छोटी छोटी चीजें। ये एसिड है, मुझे बोला गया, मैम ने बोला या सर ने बोला कि एक काम करो, इसकी ना नॉर्मेलिटी बताओ, इसकी नॉर्मेलिटी बताओ, ये एसिड है इसकी नॉर्मेलिटी बताओ। अब मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता सर मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं एक काम करता हूं, मैं एसिड का नॉर्मेलिटी कैसे निकालूंगा, अगर मैं ऊपर से क्या ड्रॉप करना शुरू कर दूं, बेस, अगर मैं ऊपर से बेस ड्रॉप करना शुरू करूंगा तो क्या होगा, खुद सोचो, बेस ड्रॉप करना शुरू करूंगा तो क्या हो जाएगा। सर ध्यान सुनना, अगर ऊपर से बेस ड्रॉप करूंगा, एसिड और बेस क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, एसिड और बेस क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, एसिड और बेस क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, तो धीरे धीरे एक टाइम आएगा जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। धीरे धीरे, टाइट्रेशन का मतलब कुछ नहीं, इसका नॉर्मेलिटी दिया होगा, इसका सर ने वॉल्यूम दिया होगा, इसका नॉर्मेलिटी, इसका वॉल्यूम पता होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे बेस ड्रॉप करूंगा एक टाइम आएगा जिसको हम लोग बोल देते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट, इसको हम लोग बोल देते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है, जहां पर दोनों की इक्विवेलेंस इक्वल हो जाएं। देख लो, अब इसको इक्वल करके अब आप क्या निकाल दोगे, एसिड का इक्विवेलेंस निकाल दोगे। एसिड का आपको क्या पता नहीं था, देख लो। तो टाइट्रेशन आप स्कूल में करते हो, नहीं करा है कोई दिक्कत नहीं, टाइट्रेशन के आप देखोगे तो वहां पर नॉर्मेलिटी का इक्विवेलेंस पॉइंट यूज करते हैं, जहां पर दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसको यूज किया जाता है। टाइट्रेशन क्या है, अ प्रोसीजर इन विच अ सॉल्यूशन ऑफ नोन वॉल्यूम, जैसे देखो ना, इसका नॉर्मेलिटी पता था, इसका वॉल्यूम पता था, इसका वॉल्यूम पता था, इसकी नॉर्मेलिटी नहीं पता है, तो उसको हम लोग निकालते हैं। उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जैसे मैंने ऊपर दिया था, एक होता है अननोन सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम तो पता होता है बट कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता, और एक होता है रिएक्शन का इंडिकेटर, ये इंडिकेट करता है कि सर रिएक्शन हो गया, रिएक्शन का इंडिकेटर जो इंडिकेट करता है कि भैया ये रिएक्शन हो गया। तो ये टाइट्रेशन के अंदर 3 चीजें होती हैं, और टाइट्रेशन करने के लिए हमें क्या करना होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट, जहां पर एसिड और बेस के इक्विवेलेंट्स इक्वल करने होते, एसिड और बेस के इक्विवेलेंट्स इक्वल करने होते हैं। तो कहीं भी अगर कोई बोल दे कि सर, एक सिंपल चीज है, कहीं भी कोई बोल दे कि सर मैं एक काम करता हूं, ध्यान सुनना, अब तुमसे कोई बोल रहा है कि नहीं सर मुझे ना, अब देखो टाइट्रेशन इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, इस पे नॉर्मल से टाइट्रेशन करने का मतलब एसिड को बेस के साथ टाइट्रेट कर रहे हो, बेस को एसिड के साथ टाइट्रेट कर रहे हो, लिखने की जरूरत नहीं है यार। कंप्लीशन पॉइंट, इंडिकेटर्स, ये सिर्फ स्कूल में आएंगे, स्कूल के लिए है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, टाइट्रेशन इसको बोला जाता है। हाँ,
टाइट्रेशन इसको बोला जाता है। चलो अब देखो, स्टार्ट करो। जैसे मैं क्वेश्चन ऐसे लिख दूं, हाउ मच वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.1 n H2SO4 is required to completely titrate 300 ml of 0.1 n NaOH। इसको कंप्लीटली टाइट्रेशन कर रहे हैं या न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं, ऑब्वियस एसिड बेस है तो न्यूट्रलाइजेशन होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालोगे? अब टाइट्रेशन के ऊपर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कंप्लीटली टाइट्रेट कर दो, या फिर अब एसिड और बेस है तो यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइज बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे, न्यूट्रलाइज बोल देंगे। क्या होगा बताओगे, क्या होगा, क्या होगा इसके केस में? कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा टू कंप्लीटली टाइट्रेट 300 ml ऑफ 0.1 n? कितना आ जाएगा? जल्दी बेटा जल्दी, प्लीज चैट सेक्शन ऑफ कर दो पढ़ने वाले लोग। भाई तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूं, सच बता रहा हूं, अदरवाइज ये सब चीजें स्किप मार सकता हूं मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितना रिक्वायर्ड होगा, कितना रिक्वायर्ड होगा? सर कुछ नहीं करना इसमें तो। अब बताओ, कोई बोल, अब इसी चीज को मैं पिक्चर वाइज जैसे बता रहा था कि मैंने आपको एक बेस दे दिया, ये क्या कहना चाह रहा है कि सर एक बेस दिया हुआ है, आप बेस को दिया हुआ है एसिड की वॉल्यूम निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH कर दो। नॉर्मेलिटी दी हुई है सर, नॉर्मेलिटी दी है, वॉल्यूम निकालना है H2SO4 का। सर इसका भी, अच्छा दोनों, अरे यार तो बड़ा इजी सा हो गया। 300 इंटू 0.1 क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 कितना आ जाएगा, 300 ml आ जाएगा, सीधा सीधा 300 ml आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ H2SO4 300 ml आ जाएगा। चलो एक काम करो, ये क्वेश्चन बताओ, what will be the normality of, नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी बताओ, दोनों साथ साथ बताओ, अब टॉपिक खत्म ही हो रहा है। नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन which is used to completely titrate या न्यूट्रलाइज, completely neutralize, which is used to completely neutralize completely neutralize 200 ml of 0.1 n HCl by 300 ml of कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। बताओ कैसे निकालोगे, कितना नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी रिक्वायर्ड होगा, देख लो। सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन दिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन दिया है, आप चाह रहे हो कि HCl के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाए। 200 ml उसका है, उसके 300 ml से कैसे न्यूट्रलाइज करोगे? जल्दी 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 जल्दी। क्या होगा, कितना होगा? सर कुछ नहीं, आप यहां लिखोगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये देखो यहां लिखोगे। सर ये कितना हो जाएगा, 200 इंटू 0.1 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 300 इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ, लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मेलिटी कितनी आ गई? सर ये 0 से 0 गया, नॉर्मेलिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना आ जाएगा? सर 0.2/3 आ जाएगा। और नॉर्मेलिटी आ गई, किसने पूछा मोलैरिटी बताओ, तो मोलैरिटी इज नथिंग, नॉर्मेलिटी अपॉन n फैक्टर, नॉर्मेलिटी अपॉन n फैक्टर कितना आ जाएगा? मोलैरिटी इतनी आ जाएगी, नॉर्मेलिटी इतनी आ जाएगी। देख लो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी ऐसे।
0.2/3 और 0.1/3 नॉर्मलिटी मोलारिटी। तो टाइट्रेशन का मतलब अभी के लिए बस इतना ही जानना है कि टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है। टाइट्रेशन का मीनिंग ये हो जाता है कि भैया सामने वाला अगर टाइट्रेट हो रहा है तो उसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे, इक्विवेलेंट्स बराबर करना है। अगर कोई टाइट्रेशन कर रहा है तो वहां पर एक वर्ड यूज होता है इक्विवेलेंस पॉइंट। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, ऑब्वियस है, किसी की नॉर्मलिटी निकाल दो, किसी की मोलारिटी निकाल दो, किसी की नॉर्मलिटी निकाल दो, किसी की मोलारिटी निकाल दो, हो जाएगा सर, टाइट्रेशन कर लेंगे। अब देखिएगा एक लास्ट एप्लीकेशन, फिर कहानी फिनिश करेंगे और हम लोग चैप्टर अब खत्म है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है भाई साहब, सुनना क्या होता है। एक्चुअली कुछ नहीं, देखना। अब एक बात बताओ, खुद से सोचो, सुनो सुनो सुनो, ध्यान सुना। अब बस चैप्टर खत्म, बस 10 मिनट और। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है कि सर एक बात बताओ, जिंक है, मेटल खुद से ऑक्सीडाइज करना चाहता है, ये मेटल खुद से ऑक्सीडाइज होना चाहता है। सर खुद से ऑक्सीडाइज होगा जब तुम इलेक्ट्रॉन रिलीज करोगे। तुम इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज करोगे तो तुम और तुम्हारे बीच में इसके जिंक, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये क्या हो जाएगा, किसी सॉल्यूशन में होगा। तो सर सॉलिड में इसका इलेक्ट्रोड बना दो, मेटल और उसके इलेक्ट्रोलाइट में, मेटल और उसके इलेक्ट्रोलाइट में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको बोलते हैं सर, ये किसको बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। बैटरी जानते हो ना सब लोग, इतना तो पता होगा, इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। बैटरी के अंदर पता है ना, दो होते हैं। कोई भी बैटरी होती है, सेल के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। एनोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन, ऑलवेज ऑक्सीडेशन। एनोड क्या होता है, ऑलवेज ऑक्सीडेशन, हमेशा याद रखना ऑक्सीडेशन। और कैथोड क्या होता है, ऑलवेज रिडक्शन। बैटरी में याद रखना। अब ये सब चीजें बेटा, ये पूरा का पूरा फिर 12th में मिलेगा, फिर 12th में मिलेगा, वहां पर बात करेंगे हम लोग एक बार और कि भैया हमने रिडॉक्स में ऐसा किया हुआ था। कोई भी बैटरी है उसके अंदर ये चीज देखने को मिलती है। दो टर्मिनल होते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड का मतलब होता है ऑलवेज ऑक्सीडेशन, कैथोड का मतलब होता है ऑलवेज रिडक्शन। प्लस और माइनस टेंशन मत लेना, प्लस और माइनस टेंशन मत लेना, प्लस और माइनस की टेंशन मत लेना, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। सर यहां पर ये देखो, ये जिंक खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, जिंक खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ध्यान सुनना, इसका पोटेंशियल कैसे लिखते हैं। ये देखो जिंक कैसे पोटेंशियल लिखते हैं, ये देखना, जिंक +2, इसको क्या बोलते हैं, ये कहलाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन कहला रहा है। ई क्या है, पोटेंशियल, इसकी वैल्यू मान लो ऐसे दे दिया मैंने 0.76 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि जिंक ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है। अगर आपका पोटेंशियल पॉजिटिव है मतलब जिंक खुद को ऑक्सीडाइज करना चाह रहा है, जिंक खुद को ऑक्सीडाइज करना चाह रहा है, इसी को बोल देंगे सर ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अगर सामने वाला कोई रिड्यूस होना चाहता है, ध्यान सुनना, अगर कोई रिड्यूस होना चाहता है, जैसे मैं ये देखता हूं, अब देखो इस रिएक्शन को देखो, ये रिएक्शन कहां होगी, ये रिएक्शन होगी एनोड पे, ये रिएक्शन होगी एनोड पे, ये रिडक्शन हो रहा है तो ये कहां होगा, कैथोड पे। सर बैटरी के टर्मिनल्स देखेंगे तो हम लोगों के पास दो टर्मिनल्स होते हैं, एनोड और कैथोड। ये रिडक्शन है तो कहां होगी। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो सर ये देखोगे, इसको लिखने का तरीका देखो, Ag+ से आप कहां जा रहे हो, Ag पे, Ag+ से कहां जा रहे हो, Ag में। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल। सर इसकी वैल्यू मान लो मैंने ऐसा दे दिया, मैंने ऐसा दे दिया 0.80 वोल्ट। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं, ध्यान सुना, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जिंक खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहता है, सिल्वर खुद को क्या करना चाहता है, रिड्यूस करना चाहता है, सिल्वर खुद को क्या करना चाहता है, रिड्यूस करना चाहता है। तो कोई भी पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उससे कितना वोल्टेज जनरेट हुआ, कहीं रिडक्शन लिखा है तो कोई रिड्यूस हो रहा है तो उससे कितना वोल्टेज जनरेट हुआ। हमेशा कोशिश करना वोल्टेज क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि आप कोई भी बैटरी या कोई भी रिएक्शन तभी करवाते हो जब आपका पॉजिटिव वोल्टेज आता है। निगेटिव वोल्टेज में कोई रिएक्शन कोई नहीं करवाता, ठीक है ना, ध्यान सुनना। हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं, बस ठीक है। हो जाएगा।
ध्यान सुनना अपने पास, एनोड और कैथोड की बात कर रहा हूं, Ag+। कोई ऑक्सीडाइज होना तो ऑक्सीडाइज करेगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल, कोई रिड्यूस होगा तो रिड्यूस करने पे नेगेटिव अपने पास, ये रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या बताता है? ई मतलब वोल्टेज बेटा, ई मतलब वोल्टेज, ई मतलब वोल्टेज, ई मतलब पोटेंशियल, ई मतलब पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना। ईएमएफ, ईएमएफ बोलते हैं ना, शायद फिजिक्स में पढ़ा, ईएमएफ बोलते हैं, ईएमएफ। ईएमएफ सर इसको ना, इसको इस तरह से इधर जाने का पोटेंशियल कितना होगा, इसको इधर से इधर जाने का पोटेंशियल कितना होगा। ध्यान सुनना, इसको इधर से इधर जाने का पोटेंशियल, इसको इधर से इधर जाने का पोटेंशियल। ठीक है, याद करो, ये देखो रेडॉक्स बेचारा जाते जाते, मान लो कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है ए से A+3, तो इसका मतलब क्या हो गया सर? इसकी वैल्यू अगर मैं ऐसा लिख देता हूं तो इसका मतलब क्या है कि सर अगर A ऑक्सीडाइज करेगा, अगर A ऑक्सीडाइज करेगा, अगर A ऑक्सीडाइज करेगा तो कितना वोल्टेज जनरेट करेगा? 3.4। अगर A ऑक्सीडाइज करेगा तो कितना वोल्टेज जनरेट करेगा? 3.4। और अगर B, अगर देखना, ये देखना, B+3 4.6 वोल्ट। अगर B ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बताएगा कि सर A और B में, A ऑक्सीडाइज करेगा 3.4 वोल्ट, B ऑक्सीडाइज करेगा क्या देगा? सर ये क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। किसी के ऑक्सीडेशन को देख रहे, अगर मैं रिडक्शन देखना शुरू करूं, कहीं पर कोई वैल्यू लिखी हुई है, ध्यान सुनना, अब ये अगली क्लास में 12th क्लास में मिल जाएगा, ये पूरा बड़ा सा रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है, ऐसा कहीं लिखा हुआ है। अगर ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान सुनना अपने पास, अगर ऐसा लिख दिया जाए, सर ये देखना, अगर मैं ऐसा लिख दूं, अब देखो रिडक्शन पोटेंशियल मीनिंग समझो, y से y-2, x से x-2। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या करना चाहता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो ना, ऑक्सीडेशन दिख रहा है, A से A+3, B से B+3, ये क्या है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसका इतना वोल्टेज, इसका इतना वोल्टेज। X क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, 0 से कहां गया? -2, Y से कहां गया? -2। सर X का रिडक्शन पोटेंशियल, याद रखिएगा, जितना ज्यादा, ध्यान सुनना, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा, ये देखो, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है, हाइयर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हाइयर द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, हाइयर द टेंडेंसी टू, हाइयर द टेंडेंसी टू गेट इटसेल्फ ऑक्सीडाइज, अपने आप को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और उतनी ही ज्यादा हाइयर द टेंडेंसी टू रिड्यूस अदर, टेंडेंसी टू रिड्यूस अदर बढ़ जाएगी, हो जाएगा। सर मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका ज्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर आपका ज्यादा है, अगर कोई बोल दे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब आपकी कौन सी पावर ज्यादा होगी? आपकी रिड्यूसिंग पावर, दूसरों को रिड्यूस करने की पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा होता है, आप खुद को उतना ज्यादा ऑक्सीडाइज करते, आप खुद को उतना ज्यादा ऑक्सीडाइज करने की पावर रखते, और दूसरे को उतना ज्यादा रिड्यूस करते हैं, उतना ज्यादा रिड्यूस करते। हाइयर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब दोनों में से कोई पूछ ले रिड्यूसिंग पावर किसका ज्यादा है? बी का, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा। अब सिमिलर चीज सोचो, यहां पर सिमिलर चीज सोचो, अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, सर अगर आपका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा मतलब आप खुद को रिड्यूस करोगे, आप ज्यादा वोल्टेज जनरेट कर रहे हो, तो आप इसका मतलब खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। हाइयर द टेंडेंसी टू, हाइयर द टेंडेंसी टू गेट इटसेल्फ रिड्यूस, खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी आपकी क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि आप ज्यादा वोल्टेज कर रहे हो, आप ज्यादा वोल्टेज दे रहे हो। और हाइयर द, ऑब्वियस है, आप खुद को रिड्यूस करोगे तो दूसरे को क्या करोगे? ऑक्सीडाइज करोगे, टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज अदर, आपकी दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है तो रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब ये हो जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर। सर अगर आपका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब आप खुद को क्या करोगे? खुद को क्या करोगे? रिड्यूस करोगे, दूसरे को क्या करोगे? ऑक्सीडाइज करोगे। बस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मीनिंग पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मीनिंग पता होना चाहिए, और कुछ नहीं है भाई, सच बता रहा हूं, और कुछ भी नहीं है। ऑब्वियस है, ये सब 12th में मिलेगा, 12th में एक बार और मिलेगा, लेकिन जो लोग
पढ़ना चाहते हैं उनके लिए है कि भैया किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग पता होना चाहिए। अगर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब मैं खुद को रिड्यूस करूंगा, दूसरे को क्या करूंगा, ऑक्सीडाइज करूंगा। अगर मेरा खुद का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब मैं खुद को रिड्यूस करूंगा, दूसरे को क्या करूंगा, ऑक्सीडाइज। सर मेरा खुद का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब मैं खुद को ऑक्सीडाइज करूंगा, दूसरे को क्या करूंगा, रिड्यूस। बस हो गया, हो जाएगा, श्योर हो बस। और रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत बड़ी चीज नहीं होती। देख लो किसी का रिडक्शन पोटेंशियल दिया, ये देखना, ये देख लो, अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ध्यान सुनना, अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, मान लो इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, आपको किसी की याद आएगी, अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है मान लो 2.4 वोल्ट, मतलब निगेटिव है, इसका मतलब ये रिड्यूस होना नहीं चाहता, ये रिड्यूस होना नहीं चाहता। लेकिन पता है इसी बंदे को अगर आप ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करोगे, सेम चीज को उल्टा कर दो, सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखोगे ना, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, सर वैल्यू सेम रहती है, वैल्यू सेम रहती है, बस साइन चेंज कर जाता है, वैल्यू सेम रहेगी बस साइन चेंज कर जाएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सेम रहती है बस साइन चेंज कर जाता है, वैल्यू सेम रहती है बस साइन चेंज कर जाता है। देख लो, याद आ रहा है कुछ ऐसा एक इंथैल्पी में किया था, इन केस ऑफ इंथैल्पी। अगर आप किसी की रिएक्शन को रिवर्स कर दोगे, अगर किसी की रिएक्शन को रिवर्स कर दोगे तो बस क्या करोगे, इंथैल्पी में किया था, वो इंथैल्पी में किया था भाई, बस इंथैल्पी में, याद है इंथैल्पी में किया था कि अगर आपने रिएक्शन देखो, ये रिडक्शन था, रिडक्शन में 0 से माइनस, रिडक्शन निगेटिव आ रहा है मतलब जाना नहीं चाह रहा, रिडक्शन कम है इसका, लेकिन उल्टा कर दो, ऑक्सीडेशन कर दो इंथैल्पी की तरह, हो जाएगा, श्योर हो, डन, पक्का। तो अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ध्यान सुनना, अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, अगर मैं बोलूं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए दिया हुआ है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ए दिया हुआ है, ध्यान सुनना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ए दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का रिलेशन बताओ। तो सर मैं ऐसा बोल सकता हूं मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर होंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ए। और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ए की बात करते हैं, ये देख लो, अगर ये प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस होगा, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर वो प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए। ये अगर प्लस है, अगर ये प्लस है, अगर ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। अगर ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये देख लेना, रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सेम चीज होती है, बस साइन चेंज हो जाता है, बस साइन चेंज हो जाता है, हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, साइन चेंज करना, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हाँ बेटा ठीक है, एनसीईआरटी में आप जब जाओगे तो ऑब्वियस है ये वाला पोर्शन आपको उतना ज्यादा, ऑब्वियस है ये सारी चीजें देख लो, क्लास 12th में ये सारा टॉपिक फिर से मिलेगा। चैप्टर नेम क्या होगा, चैप्टर नेम क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चैप्टर नेम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चैप्टर नेम क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये दोबारा आपको फिर से मिल जाएगा। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, और इसी उम्मीद के साथ ये चैप्टर आपको जाने की इजाजत देता है कि अगले साल आप फिर से मिलेंगे, अगले साल आप फिर से मिलेंगे, अगले साल आप फिर से मिलेंगे, हम लोग फिर से मिलेंगे और वहां पर देखेंगे कि भैया क्या हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है। ये एक बार यार बहुत सारे लोगों का ना, मतलब देखो भाई, रियल टेस्ट क्या है, इसमें क्या होना है, तुम लोगों के साथ, जो लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों के साथ, ऑनलाइन जब टेस्ट देते हो तो ऑनलाइन टेस्ट में कभी कभी कुछ लोग चीटिंग कर लेते हैं, या कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि यार सर थोड़ा बहुत तो डेविएशन आता ही आता है, एग्जामिनर का फील नहीं आता, या डर नहीं लगता, या टेंशन नहीं होती। तो उन्हीं लोगों के लिए खासकर ये रियल टेस्ट लॉन्च हुआ है, जिसमें क्या है, आप एक किसी ऑफलाइन सेंटर में अपने शहर के आसपास जाओगे, वहां पर एग्जैक्टली जैसे नीट का एग्जाम होता है वैसे ही आप टेस्ट दोगे। आपको मतलब एग्जाम हॉल का, एग्जाम प्रेशर का आइडिया लगेगा, जब आपको इन्विजिलेटर बार बार आएगा, कोई बच्चा आसपास में कुछ हरकत करेगा, आपको भी पता चलेगा रियल टेस्ट होता कैसा है। तो इसी के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है, आप सब लोग कर सकते हो। आई थिंक सबको यूट्यूब पे ये वीडियोस दिख जाएंगे, 22 सितंबर की एक वीडियो है, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वहां की टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई, हाँ
फाइनली रेडॉक्स खत्म, रेडॉक्स खत्म भाई। रेडॉक्स का ऑब्वियस है, कोई चैप्टर एंड होता है तो थोड़ा सा अच्छा ही एंड होता है। हाँ बस बस इतना ही करना है, बाकी उसके बाद की कहानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लेंगे। क्या लगता है? हाँ क्या लगता है? ट्वेल्थ में नहीं पहुंच पाएंगे, बोल रहा है कि ट्वेल्थ में सर कब मिलेगा? ट्वेल्थ में मिल जाएगा भाई, आएगा आएगा। हाँ कोशिश रहेगी भाई। आज था, आज थोड़ा खतरनाक पढ़ा दिया, मुझे भी पता है आज बहुत खतरनाक पढ़ा दिया, लेकिन सच पूछोगे तो यार बात वही है ना, कुछ लोग तो है ना जो 11th 12th के साथ, अभी परसों ही तो एक बच्चा मिला था जब मैं सेलिब्रेशन में गया था, सोचो 11th 12th के साथ उसने किया है ना। तुम लोग भी कर सकते हो, अगले साल तुम भी कर सकते हो। सोचो 11th 12th के साथ उसने मतलब अपियरिंग में ही नीट निकाल दिया, और वो अच्छे 710 नंबर है उसके, 710। ठीक है, हाँ जिंदगी जीने लगेगा, 12th पास करते साइड बाय साइड, तो भाई इतना हंसते खेलते पढ़ रहे। अब इसके साथ थोड़ा प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस करने हैं, हो जाएंगे। ओके हाँ, कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा, कल से एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे, और कोशिश करिएगा। हाँ कोशिश करिए, हाँ हाँ आज ये चैप्टर अब अगले साल आपको फिर मिलेगा, अभी इक्विलिब्रियम में भी मिलेगा, इक्विलिब्रियम में भी मिलेगा थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ अगले साल फिर से दोबारा। हाँ कोशिश करेंगे तो भाई अच्छा होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। अर्जुना को हम लोग इतने प्यार से, या तुम कभी देखोगे इतने प्यार प्यार से चीजें डाइजेस्ट करवाई जाती हैं। अगर मेरे से कोई यही चीज रेडॉक्स में पढ़ता ना उधर रिपीटर्स बैच में, मैं एक दिन में लपेटता उन सबको, लेकिन तुम्हें तो भाई 2 दिन 4 दिन बैलेंसिंग 2 दिन सिखाई जा रही है। हाँ इतना प्यार समझाया जा रहा है भाई, पढ़ ले, अभी भी टाइम है, कल एक बार फिर से फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो, बट तभी जब आपके मन में अगर उस चैप्टर में कोई बैकलॉग नहीं लेने का हो, रोज दिन प्रैक्टिस करने का हो तो। ओके चलो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय करो।